मैं भिंडरावाले का साथी रहा हूँ, मैं खुद उग्रवादी रहा हूँ। और जब हम रेलवे स्टेशन जलाने गए, कैसे आया आपके पास वो वेपन? वो तो मैंने डायरेक्ट मंगवाया था पाकिस्तान से। इसके पीछे भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की चाल थी भिंडरावाले को उभारने में। पंजाब का अनलाना गवर्नर उस समय भिंडरावाला था और ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई उस समय भिंडरावाले के होते हुए। भिंडरावाले की मैं मानता हूँ सबसे बड़ी चूक या गलती, उस समय तक तो पुलिस जो थी ना वो सपोर्ट करती थी भिंडरावाले को। कुछ ताकतें ना इधर अंदर ऐसी बैठी थी जो डायरेक्ट आईएसआई जो पाकिस्तान की एजेंसी है उनके संपर्क में थी। खेत जाकर हमने फायर किए, खुशी मनाई, फिर इंदिरा ने अटैक करवाया था तो उसको मार दिया। अगले दिन ही मारकाट की खबर आने शुरू हो गई, सिखों का कत्लेआम हो गया। फिर सोचा भी ये तो बहुत ही बड़ी गलती कर दी। मेरा पाकिस्तान जाना हुआ, उन्होंने मुझे बधाई दी इंदिरा गांधी के, मारने के सिख ते मरने के पापे। और जब उसके पास AK-47 आ गई तो जे गया उनके घर और लड़की को किडनैप करके ले आया, उसके साथ रेप किया। वो कुंवारी लड़की के लिए 315 बोर यूज करता था और जो मैरिड थी बच्चे वाली उसके लिए 12 बोर यूज करता था। आप जब युवा थे तब तो उनको संत मानते थे भिंडरावाले को, आज? नहीं, संत कहना ठीक नहीं है। नमस्ते ढिल्लों साहब, कैसे हो? अरे नमस्कार, अरे हम तो बढ़िया है, आप बताओ। बस बहुत समय बाद हम मिल रहे हैं दोबारा से। शायद 1 साल बाद। हाँ, और एक साल ही होगा। हाँ हाँ, पहले वाला जो हमारा कॉन्वर्सेशन था हाँ, उसमें हमने आपकी पूरी लाइफ स्टोरी तो नहीं कह सकते, बट हाँ बहुत सारा एक जो रह गया है। जो नरेटिव था आपकी लाइफ स्टोरी का वो हमने मोटा मोटा कवर किया था, बट बहुत सारे गैप उसमें रह गए हैं। हाँ, तो मैं एक बार फिर से शुरू करता हूँ कि भाई आपका किस तरीके से जुड़ाव जो हुआ खालिस्तान का, हम क्योंकि इस स्टोरी में फिर से हम कवर करेंगे, बट बहुत सारे जो गैप रह गए उसको दोबारा हम इसमें अच्छे से कवर करेंगे। आप कुछ लोग नए देखने वाले भी होंगे जिन्होंने हाँ, वो तो नहीं हम देखा, ऐसा ना उन्होंने भी हो कि देखा है। मतलब जो इसको भी देखें उसको भी पूरी समझ में आ जाए, ठीक है, पर जो रह गया था वो भी हम पूरा कवर करें। ठीक। तो ये शुरुआत से बताइए कि क्या जो 80s में जो था, 1980s में जो पंजाब का जो हाल था, और जो आप उस मिलिटेंसी वाले फेज से कैसे जुड़े, भिंडरावाले के प्रति जो आपका अट्रैक्शन था वो कैसे हुआ, तो पूरी कहानी एक बार फिर से बताइए। जो भी फॉरेन से हमलावर आते थे उनका रास्ता वही था जहाँ मेरा गांव पड़ता है, उधर से ही आना होता था जो भी आते थे। तो हमारे लोगों के सभी के स्वभाव में ना जो भी हुकूमत होती है उसके प्रति बगावत कुछ कोई ना कहीं चलती रहती है। मतलब है लोगों का कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाए ना, सरकार के साथ मत्था लगाने वाला बात है, वो हम लोगों का हीरो बन जाता है। आ, पुराने समय की मिसाल आपको दुल्ला भट्टी से दूंगा। दुल्ला भट्टी आज भी हमारा हीरो है, दोनों पंजाब का, पाकिस्तानी पंजाब भी और जहाँ इंडिया में जो पंजाब है उसका भी। उसका भी कारण यही था कि सभी लोगों ने जिनको भी अकबर बादशाह ने जिनसे भी रिश्ता मांगा उन्होंने रिश्ता कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया और यही कारण बना अकबर के साथ उनकी दुश्मनी का। तो दुल्ला भट्टी भी हीरो है। जो भी सरकार के खिलाफ थोड़ा होता है वो हमारे लोगों के लिए हीरो बन जाता है। तो भिंडरावाले की जो शख्सियत है उसमें काफ़ी मतलब अट्रैक्शन थी उसके भाषणों में, बोलचाल में। तो पहले तो धार्मिक प्रचार ही करते थे ना, इधर पर तो बात भी भिंडरावाले है। से पहले का भी थोड़ा बताइए कि वो कहाँ से, भिंडरावाले का क्या मतलब है और वो कैसे आया, उसका गांव हाँ क्या है, ठीक है, ठीक वो क्या लेगेसी है? है। हाँ, भिंडरावाला क्यों बोला जाता है ऐसा है, अब तो बोलते हैं उसको दमदमी टकसाल। ये दमदमी टकसाल मेरे सामने ही बनी है। ये पीछे से बताते हैं बाबा दीप सिंह हमारे बहुत महान योद्धा हुए हैं सिखों में। बाबा दीप सिंह जी बोलते हैं, वो उनका जन्म भी मेरे गांव के पास ही है, मतलब डिस्ट्रिक्ट अमृतसर ही पड़ता था उनका। तो उनसे जोड़ते हैं नाता टकसाल का, फिर बाबा दीप सिंह ने ये टकसाल चलाई है। लेकिन मेरे सामने टकसाल किसी गाड़ी पर नहीं लिखा था, किसी लेटर पैड पर टकसाल नहीं होता था, जत्था भिंडरा बोला जाता था। ये क्यों बना मैं बताता हूँ। ये ना एक भिंडरा भिंडर कला गांव है, अब शायद मोगा डिस्ट्रिक्ट में है वो। और वहाँ पर होते थे गुरबचन सिंह जी जो धर्म का भी प्रचार करते थे।
वहाँ से उसके बाद जब उनकी डेथ होती है, गुरबच्चन सिंह ही थे, हाँ, तो उनके बाद करतार सिंह को गद्दी नहीं मिलती। वो मुख्य दावेदार था संत करतार सिंह, उनको गद्दी नहीं मिली तो उसने नाराज होके अपना अलग बना लिया और अपना उस्ताद का जो नाम था गांव का वो अपने नाम के पीछे लगा लिया, क्योंकि जो गुरबच्चन सिंह थे उनको गुरबच्चन सिंह भिंडरावाला बोलते थे। भिंडर कला गांव का नाम है, भिंडर कला है या भिंडर है, बस ऐसा ही है कोई। तो भिंडरावाला तो नाम के साथ ऐसे लगा है क्योंकि इनका गांव का नाम रोडे है, जो संत जरनैल सिंह भिंडरावाले थे इनका रोडे है। और एक और बात, वो कभी अपने आप को संत नहीं कहते थे, लोग कहते थे संत, वो अपने आप को संत नहीं मतलब कहते थे। भिंडरावाला वो ये भी नहीं कहता था मुझे संत बोला जाए। तो हो सकता है बातचीत में मेरा संत लगाना भूल जाऊँ और लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ये है वो है, लेकिन तब वो हमारा हीरो था। लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि ये बहुत बाद में लोगों को पता चला कि इसके पीछे भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की चाल थी भिंडरावाले को उभारने में। अच्छा, वो चाल क्या थी? अकाली जो थे ये जब भी सत्ता से बाहर होते थे कोई ना कोई मोर्चा लगा लेते थे सरकार के खिलाफ। जो सबसे पहला बड़ा मोर्चा लगा वो पंजाबी सूबे का बना, जहाँ से फिर हरियाणा भी अलग हो गया, हिमाचल भी एक निकल आया पंजाब में से। पंजाब की सरहद दिल्ली से लगती थी। मैं देख रहा था कि चीफ मिनिस्टर्स जो थे पंजाब सूबे के, जो उस समय जिसमें हरियाणा भी आता था, हाँ, जिसमें हिमाचल भी आता था, इंडिपेंडेंस से लेके 1947 से लेके जब तक 1966 में ये अलग नहीं हुए तब तक लगभग सारे जो चीफ मिनिस्टर थे वो हिंदू थे तकरीबन। एक को छोड़ दे, प्रताप सिंह कैरों साहब का है वो 8 साल का उनका कार्यकाल हाँ, वो था, लास्ट है। ये उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, हाँ, सेंटर में भी और पंजाब में भी, जिसके चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंह कैरों थे। तो मेरा ये अनुमान है कि एक कारण तो ये रहा होगा कि ये हमारा जो मतलब पंजाब का जो रीजन है उसको अलग करके फिर एक सिख चीफ मिनिस्टर ही बनता रहेगा। इसके पीछे बड़ा कारण यही है, बड़ा कारण तो यही है। अब चाहे कुछ बोलो, हमने पंजाबी सूबा बनवाया, ये किया, पंजाब के टुकड़े हो गए, अब भी कई बार बात चलती है वहाँ पंजाब कैसे हो सकता है, वो तो अब बनेगा नहीं। जैसे चंडीगढ़ की बात ही हम लोग करते हैं कि चंडीगढ़ की मुख्य डिमांड थी इनकी कि चंडीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए, उसमें हरियाणा का हिस्सा नहीं। जब बना था चंडीगढ़ तो बना वैसे पंजाब के लिए ही था, उस समय तो हरियाणा में नहीं था ना। तो कुछ समय के लिए हरियाणा की राजधानी उसको बनाया गया था, फिर बाद में जब हरियाणा अपनी राजधानी बना लेगा तब चंडीगढ़ पंजाब के मिल जाएगा। लेकिन वो यूटी ही रहा, अभी तक भी यूटी है और आइंदा भी मुझे लगता है वो यूटी ही रहेगा। तो ये हिस्ट्री ये थी कि भाई जब भी कांग्रेस की सरकार आती थी, मतलब पार्टीशन के बाद, पंजाब का जब पार्टीशन हो गया, हिमाचल अलग हो गया, हरियाणा अलग हो गया, तो जब भी कांग्रेस की सरकार आती थी तो अकाली मोर्चे लगा देते थे तकरीबन, और वो ज्यादातर रिलीजियस तरीके से इंस्पायर्ड होते थे। वो इसीलिए ना जब धर्म का नाम आ जाता है तो हमारे आम जो जिनका अकालियों से कोई नाता भी नहीं था वो लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। फिर ये धर्म का मामला है, धर्म का नाम यूज किया है। तो उससे फिर भिंडरावाले का क्या कनेक्शन है? भिंडरावाले का कनेक्शन यही है, कांग्रेस चाहती थी कि पंजाब में हमारा ही राज रहे, अकाली कभी सत्ता में ना आ पाए। तो उन्होंने अकालियों को कमज़ोर करने के लिए भिंडरावाले को आगे उभारा, लोगों के सामने एक चेहरा लाया गया। काफ़ी हद तक सरकार कामयाब भी हो गई थी। अच्छा, अकाली लीडरशिप तो भिंडरावाले के पाँव में बैठती थी। आपको फोटो, हाँ, फोटो मिल जाएगी। हाँ, प्रकाश सिंह बादल। उस समय पंजाब में 3 ताकतवर लीडर थे, प्रकाश सिंह बादल, गुरचरण सिंह टोहड़ा, जगदेव सिंह तलवंडी। ये आपको फोटो कोई ना कोई तीनों भी मिल जाएंगे, अलग अलग तो बहुत बार है। तो भिंडरावाले ने एक बार तो पूरा पंजाब को कवर कर लिया था, बिल्कुल लोग उनकी बात मानने लगे थे।
और जब ढलवा कांड हुआ है उसके बाद तो सरकार चलेगी दरबारा सिंह की, कांग्रेस की सरकार कांग्रेस की सरकार थी, वो चलेगी। ये 1982 की बात है हाँ 82 की बात, या 83 की शायद। 83 की होगी हाँ, शायद, 83 की की। होगी, 83 की होगी। अच्छा उस समय क्या हुआ, गवर्नर राज हो गया। तो मैं पहले भी बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, फिर पंजाब का अनलाना गवर्नर उस समय भिंडरांवाला था। अच्छा। सरकार के ऊपर हुक्म थे ना भाई इसका काम होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, तो उसको पावर दे दी गई थी। तो आप ये कह रहे हो कि जो गवर्नर का राज है, जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, उसमें भिंडरांवाले की पूरी चलती थी। बिल्कुल चलती थी। और एक ही दिन में शायद 40 से ऊपर लाइसेंस बनाएंगे असले के, भिंडरांवाले के साथियों के। और एक बात का जवाब मुझे कोई आज तक नहीं दे सका। सभी बोलते हैं जो झूठ है, कांग्रेस को प्लांट नहीं है, वो ऐसे थे वैसे थे, लेकिन उनका जो रिवाल्वर बोलता है ना, वो बताता है कि उनकी सेंटर तक कैसी पहुंच थी। उनके नाम पे .38 बोर का रिवाल्वर है। अच्छा। जो कि परमिटेड बोर है, वो किसी सिविलियन को ऐसे मिलता ही नहीं है उसका लाइसेंस। उसका लाइसेंस की जो मंजूरी है ना, वो गृह मंत्री देता है भारत का, और दूसरे तो डीसी बना देता है डिस्ट्रिक्ट का, जो आम लाइसेंस है। लेकिन जो परमिटेड बोर वेपन है ना, वो जब तक सेंटर गवर्नमेंट से उसकी परमिशन नहीं मिलती, परमिटेड बोर वेपन किसी को नहीं मिलता। तो ये ज्ञानी जैल सिंह थे उस समय होम मिनिस्टर? मुझे ये तो याद नहीं। ज्ञानी जैल सिंह की ही चॉइस थी भिंडरांवाला। उनके बीच में एक और दो कनेक्शन जुड़ते हैं, कई कनेक्शन जुड़ जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बताते हैं कि वो भी उन्होंने फाइनेंस करवाई थी। बिल्कुल, वो दल खालसा से भी जुड़ती है। अच्छा। ज्ञानी जैल सिंह जो एक, फिर देखो दल खालसा क्या है वो भी थोड़ा बताना पड़ेगा जो बाहर के लोग हैं। हाँ, जैसे मिलिटेंसी थी, वो एक जथेबंदी का नाम था, उसका नाम दल खालसा रख दिया। दल खालसा किसी से पुराने ज़माने में भी होता था, जब मुगलों का राज था उस समय भी था। तो वो दोबारा दल खालसा बनवाने के पीछे ज्ञानी जैल सिंह, वो तो लोगों के पास जहाँ तक प्रूफ है कि जब दल खालसा बनाया गया चंडीगढ़ के रोमा होटल में, तो उसका जो बिल था ना, चाय का कॉफ़ी का जो भी, वो ज्ञानी जैल सिंह द्वारा पे किया गया। तो आप बताइए कि आप कैसे जुड़े इस पूरे उससे? मैं तो एक उस समय सबसे पावरफुल जो स्टूडेंट यूनियन थी ना उस समय, वो थी ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन। सभी कॉलेजों में उनका यूनिट था, लेकिन हमारे कॉलेज में नहीं था। हमारे कॉलेज में यूनिट बनाने वाले हम लोग हैं, कुछ 3-4 बाद में चलो और भी लोग जुड़ते गए, फाउंडिंग मेंबर। हाँ 82 की बात है। तो जो ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन थी ना, उनका जो चीफ था हमारा प्रेसिडेंट, वो जो संत जरनैल सिंह से पहले थे संत करतार सिंह, उनका बड़ा बेटा अमरीक सिंह था, जिसके नाम के आगे भाई लगाते हैं, भाई अमरीक सिंह। उनके 2 बेटे, छोटे का नाम मनजीत सिंह था। और हैरानी की बात ये है कि वो उस समय कोई पढ़ाई नहीं कर रहे थे, लेकिन स्टूडेंट फेडरेशन के वो प्रेसिडेंट थे। तो वो राइट हैंड भी थे भिंडरांवाले के। अब दो थे ना उनके, मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड लगा लो, एक सुरेंद्र सिंह सोढ़ी और एक भाई अमरीक सिंह। वो सिंह हो गया ना जो बाहर एक्शन करता था। अच्छा। सोढ़ी इसलिए के करीब था। अच्छा। कि बड़े बड़े काम उसके नाम है, डलवा बस कांड वाला भी उस पे भी आएंगे अभी। हाँ, तो वो इस तरह पॉपुलर था भिंडरांवाले की नज़रों में, लोगों में भी वैसे पॉपुलर था। लेकिन जो अमरीक सिंह था, ये दरबार साहब कॉम्प्लेक्स में रहता था, कभी बाहर नहीं निकलता था। 99% लोग, कोई भी अगर भिंडरांवाले से काम होता था तो पहले भाई अमरीक सिंह को ही मिलते थे। और आपका उनके साथ कितना उठना बैठना था? काफ़ी अच्छा हो गया था। पहले तो मैं कभी कभी जाता था, बाद में मैं वहाँ पर रहने भी लगा कुछ दिन। उसके बाद में तो फिर मैंने कमरा ही वहाँ ले लिया, पक्का ही मैं रहने लगा मैं दरबार साहब। तो भाई अमरीक सिंह से तो एक तरह रोजाना ही मुलाकात हो जाती थी। अच्छा। कई बार तो रोजाना, डेली
कोई ना कोई तो वो आपको क्या बोलते थे? बोलते तो कोई ना कोई काम ही जिम्मेवार है, मतलब जैसे मैं चंडीगढ़ का हूँ, चंडीगढ़ रहता था, पढ़ता भी था, तो अगर चंडीगढ़ का कोई भी काम है तो वो फिर मुझे ही कहते थे। काम क्या मतलब? काम कोई भी कैसा भी हो सकता है जो उस समय चलता था। क्या लाइसेंस बनाने का या कुछ और करने नहीं, का? लाइसेंस नहीं, एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे हम लोग तो। तो क्या जैसे कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज का उन्होंने बोला आपको और आपने फिर किया? चलो एक बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि एक बार ये सलाह बनी कि एक ही दिन पूरे पंजाब के अंदर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, जितना भी हो सके। तो उसमें मुख्य थे पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन और सरकारी बसें, जो आसानी से हमारा टारगेट पूरा भी हो सकता था। शायद चंडीगढ़ बस भी जलाई गई और पोस्ट ऑफिस चंडीगढ़ कोई नहीं जलाया गया, लेकिन मेरे गांव का जलाया गया, चबाल का। हाँ, मेरा गांव तो वैसे पंचवट चबाल के सेंटर में, तो चबाल के नज़दीक पड़ते हैं, तो हमारा पोस्ट ऑफिस चबाल ही है। अच्छा। तो चबाल का पोस्ट ऑफिस जलाया गया, ये तो पक्का 100% है। और जब हम रेलवे स्टेशन जलाने गए, चंडीगढ़ वाला, अच्छा, जो पंचकुला के पास लगता है। हाँ, जब वो जलाने गए तो वहाँ हमने देखी आर्मी, काफ़ी तादाद में आर्मी देखी। ये 82 की बात है? ना, शायद 84 की बात होगी जी, अच्छा। 83 या 84 की। अच्छा। 83 या 84। तो काफ़ी आर्मी देखी। जब आर्मी देखी तो हम फिर वापस आ गए, फिर वो बच गया, स्टेशन जलाया नहीं गया। बट कितने रेलवे स्टेशन जलाए होंगे पूरे गिनती तो पंजाब मुझे में? याद नहीं है, गिनती तो याद नहीं है, छोटे मोटे स्टेशन ही जलाए गए थे, 20-30। जहाँ पर वो ज़्यादा फोर्स नहीं रहती। वैसे तो हर एक स्टेशन पे शायद GRP रेलवे पुलिस होती है, लेकिन कुछ स्टेशनों में नहीं भी होती। छोटे जो गांव के स्टेशन होते हैं वो जलाए गए हैं ज़्यादा, बड़ा स्टेशन तो शायद कोई भी नहीं जलाया गया। अच्छा, उस समय एक बहुत बड़ा वो हुआ था कि वीआईपीओं को टारगेट करने की बात उठी थी, तो उसमें जैसे बहुत सारे मर्डर हुए। हाँ, हुए थे। एक दशमेश रेजिमेंट हाँ थी। दशमेश रेजिमेंट जो थी ना, वो एक फर्जी रेजिमेंट थी। हाँ। क्योंकि ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट पर बैन लग गया था, गवर्नमेंट ने लगा दिया था। जो अपने आप को शो करता था मैं फेडरेशन वाला हूँ, उसको गिरफ्तार भी कर लेते थे। पूछताछ तो तकरीबन हर एक से हुई है, थोड़ी बहुत, जो भी फेडरेशन से उस समय जुड़ा था। तो लोग रातों रात ही ग्राउंड हो गए थे जब बैन लगा था, सब छुप गए थे, भाई हम पर रेड होगा, पुलिस पकड़ेगी। तो फेडरेशन का नाम सामने ना आए, इसलिए उसका नाम दशमेश रेजिमेंट रख दिया, जिसके मुखी का नाम था सरदूल सिंह। अच्छा। और पूरे कॉम्प्लेक्स में जितने भी भिंडरांवाड़े के साथी थे, जो हथियारबंद उनके साथ रहते थे, जिनको आप टकसाल वाले बोल सकते हैं अब, तब तो जत्था भिंडरांवाड़े थे, तो वो मतलब दशमेश रेजिमेंट के नाम तले ही काम करते थे सभी। और सरदूल सिंह नाम का एक भी आदमी कॉम्प्लेक्स में नहीं था, ना तो फेडरेशन में था, फेक नाम था वो। फेक नाम था। और जे आपको तो पता होगा कौन था वो? अरे हमारे भी जो एक्शन थे, जो भी होते थे, वो उसकी जिम्मेवारी दशमेश रेजिमेंट द्वारा ही ली जाती थी। अच्छा, तो आप भी एक तरीके से दशमेश रेजिमेंट का पार्ट थे? सभी थे जो भी काम करने वाले थे ना उस समय, जिन्होंने एंटी नेशनल एक्टिविटी में हिस्सा लिया है। अच्छा, मैंने आप पे भी थोड़ा रिसर्च किया है और मैंने आपकी एक फेसबुक पोस्ट थी जो आपने डिलीट कर दी। अच्छा, वो था कि दशमेश रेजिमेंट ने एक बहुत बड़े लीडर थे VN तिवारी करके, जो मनीष तिवारी के फादर हैं, उनकी हत्या की थी। दशमेश रेजिमेंट ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। अच्छा, जब मनीष तिवारी जी की माता का निधन हुआ तो वहाँ पे एक बड़े लीडर वो उनकी माता जी के देहांत पे उनके माला डालने के लिए आए थे, और ऐसा मैंने सुना है कि वही एक उनमें से व्यक्तियों में से थे जिन्होंने उनके पिताजी की हत्या की थी। ये तो 100% है, इस बार मैं मोहर लगाता हूँ। वो मैंने पोस्ट इसीलिए डाली थी क्योंकि जब टीवी पर चल रहा था तो मैं देख रहा था। जब उसने माला पहनाई तब
मुझसे जैसे बोला रहा नहीं गया, मैंने लिख दिया कि सियासत भी क्या चीज़ है, तो इसमें जो दुश्मन है वो भी सगे जैसा हो जाता है और जो भाई है वो दुश्मन बन जाता है सियासत के कारण। तो मैंने उसका नाम भी लिख दिया था उस लीडर का, वो एमएलए भी रह चुका है हमारे एरिया से, माझा से, तो अब मैं उसका नाम लेना चाहता नहीं। उसका मतलब ये मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग है कि मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, ये सरप्राइजिंग नहीं था कि उसकी नहीं, हत्या, ये सरप्राइजिंग था उसी पार्टी का। अच्छा, हत्या करने के बाद वो 2 बार 3 बार एमएलए भी बन जाता। हाँ, बने एमएलए बना। और उसके बाद फिर जब उनकी माता का देहांत होता है तो वो फूल माला भी डालने भी आता है। एमएलए तो बहुत बने हैं, जैसे विरसा सिंह वल्टोआ है जो दावा करता है कई बार अभी मैं टंकी वाले मोर्चे में था। ये अलग बात है, जब उसको मैंने सवाल किया तू अगर टंकी वाले मोर्चे में था तो हम तो कहाँ थे? नहीं, हम तो सही ना, तो तेरे साथ कौन कौन थे? उसका जवाब नहीं दे पाया। अगर होता कोई तो जवाब देता है ना। फिर मैंने उससे दूसरा सवाल किया, तुम्हारे पास हथियार कौन कौन से थे टंकी पे? हो सकता है उसके पास नाइट विजन वाली कोई गन हो। जब रात को हम उतर आए थे 4 तारीख को, हमें कुछ दिखाई नहीं देता था, तो वो उस समय चढ़ गया हो रात को, कुछ शायद नाइट विजन वाली कोई हो उस समय। वैसे मेरी जानकारी मुताबिक तो उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, लेकिन जैसे अभी बाहर से स्मगल होकर चाइना के पास थी, तो ये टैंकी वाला मोर्चा बहुत लोग जो पहली बार सुन रहे होंगे वो हमारा पहला एपिसोड देख सकते हैं जिसमें हमने बहुत डिटेल में समझाया कि क्या टैंकी वाला मोर्चा था। हाँ, और वहाँ पे आप और 2 और लोग थे जो सभी हम तीनों ही जिंदा हैं, जो मोर्चा लगा के बैठे हुए थे। तीनों ही हम जिंदा हैं। उनमें से 2 से तो मैं मिल चुका हाँ, हूँ। 2 से आप मिल चुके, एक मैं हूँ और एक मनजीत सिंह, उनसे आप मिल चुके हो। और जो अमरजीत है, तीसरा अमरजीत रंधावा, वो चंडीगढ़ में सेटल है। अच्छा। वो उसके बाद आया नहीं क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब करता था, और जब वो जोधपुर जेल से छूट के आया और उसको दोबारा जॉब, उसी जॉब पे रख लिया गया। अच्छा, मैं ये जो कह रहा था तिवारी जी का जो इनका मर्डर करने वाले जो थे वो किस तरीके से, मतलब ये बहुत सरप्राइजिंग है कि इतने लोग मेन स्ट्रीम में आ गए और इतने बड़े बड़े पदों पे पहुंच गए। खैर, बट ये इसमें तिवारी वाला जो मर्डर था, क्या आपको पता था कि ये जो लोग करने जा रहे हैं मर्डर, क्योंकि आप तो उस पार्ट थे उस दशमेश रेजिमेंट का, तो क्या मतलब इस तरीके के कितने टारगेट होते थे? और ये खासकर तिवारी वाले मर्डर में हुआ क्या था, क्या सीन था? मतलब इससे अभी मैं तो यही समझता था कि तिवारी जी का मर्डर जो हुआ है, तिवारी जी लगा रहा हूँ अब उनके नाम के साथ, क्योंकि वो मर्डर गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। वो आदमी बड़े आदमी थे और यूनिवर्सिटी में पंजाबी विभाग के वो चीफ थे, और उनके अंडर पता नहीं कि तो उन्होंने पीएचडी करी होगी। उनमें से एक था भगवान सिंह, और वो पीएचडी कर रहा था, तो उनको डॉक्टर भी बोलते थे। डॉक्टर भगवान सिंह अभी पीएचडी की नहीं थी। तो 19 सेक्टर गुरुद्वारे में ना हमारे पास 1-2 कमरे हमेशा रहते थे, तब सब डरते थे गुरुद्वारे के प्रबंधक वगैरह फेडरेशन वालों से। तो हम तो बस ऑफिस में जाते थे गुरुद्वारे के और उनको बोलते थे भी किसी कमरे की चाबी दे दो, वो दे देते थे, इतना नंबर कमरा है, आप उसको यूज़ कर लो। तो फिर तो हमने पक्के ही रख लिए ना कमरे 15 सेक्टर गुरुद्वारे में और 19 में, और इन गुरुद्वारों में बाद में रेड भी हुआ पुलिस का, क्योंकि सारे उधर इकट्ठे होते थे। जो डॉक्टर भगवान सिंह है वो डेली हमारे पास आ जाता था। वो उनके अंडर पीएचडी कर रहे थे। हाँ, वो वीएम तिवारी के अंडर पीएचडी कर रहे थे। वो डेली आ जाता था और यही हम उनको मजाक करते थे, तुम्हारी दाढ़ी सफ़ेद हो रही है तो पीएचडी तो तुमसे होगी नहीं, ऐसा करो अब शादी कर लो, तारी उम्र निकल रही है। उस समय उनकी 35 प्लस ही होगी एज। तो उसने हमेशा यही जवाब दिया, जब तक वीएन तिवारी है ना पंजाबी डिपार्टमेंट का चीफ, तब तक कोई भी सिख पीएचडी नहीं कर सकता, फिर वो एंटी सिख है। तो जब तिवारी जी का मर्डर हुआ तो मेरे मन में यही बात चलती रही कि डॉक्टर भगवान सिंह, क्योंकि हमारे फेडरेशन के मेंबर थे और अमृतसर भी उनका आना जाना था, इन्होंने उधर जाके ये बात बोली होगी, तो उधर से ऑर्डर आ गया भी उनको मार दिया जाए। लेकिन
जब इसके बारे में मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली तो मेरे एक दोस्त है जो यूएसए में रहते हैं, उनका नाम है दिलावर चाहल। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला ये बात नहीं थी, डॉक्टर भगवान सिंह के कारण तवाड़ी का मर्डर नहीं हुआ। मैंने बोला फिर क्या बात थी? तो उन्होंने बोला तवाड़ी भिंडरावाला और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कड़ी था एक। अच्छा। और तवाड़ी साहब चाहते थे कि पंजाब में किसी न किसी तरह शांति कायम हो, तो उन्होंने भिंडरावाले को भी मना लिया था और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ मांगे मानने पर सहमति हो गई थी। सभी नहीं मानी जाता, सभी तो मानने लायक है ही भी नहीं थी। अब हम कह तो देते हैं, अब जैसे हम बोलते हैं कि हर राज्य को अधिकार होने चाहिए, जैसे यूएसए में जो सिस्टम चलता है, और वो अकेले पंजाब के कहने से थोड़ा गवर्नमेंट मान जाती, तो पॉसिबल ही नहीं। जब तो सभी स्टेटें उठती ना, सेंटर पर प्रेशर डालती, तो फिर तो वो हो सकता था। अकेले पंजाब के और कुछ सरकार सिर्फ 4 डिपार्टमेंट अपने पास रखे, जिनमें एक था फॉरेन मिनिस्ट्री का, डिफेंस का, रेलवे का, फाइनेंस का, बाकी सभी राज्यों को होने चाहिए। अच्छा, वो पंजाब वालों के कहने पर। अच्छा, जो मांगे सियासी थी, जो कोई धार्मिक मांग तो नहीं थी, लेकिन इसको नाम क्या दिया गया? धर्म युद्ध मोर्चा। और आनंदपुर का मता भी बोलते हैं। आनंदपुर का मता इसलिए बोलते हैं, ये जो मांगे थी ना सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखी गई थी, ये मीटिंग आनंदपुर हुई थी, और वहाँ पर जो सभी ने फैसला किया भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांगे मनवानी है, तो उसका नाम आनंदपुर का मता भी है, धर्म युद्ध मोर्चा भी बन गया बाद में। और डेली लोग गिरफ्तारी देने जाते थे। फाइनल स्पीच भिंडरावाले की होती थी। जितने लोग, कोई भी 100 होते थे, 150 होते थे, 200 भी हो जाते थे, रोजाना गिरफ्तारी देते थे। तो वो अपने दरबार साहब में एक जगह मंजी साहब, वहाँ पर दोपहर को भिंडरावाले जाते थे, उनको स्पीच करते थे उनके सामने में, तो फिर वहाँ से वो बोले सो निहाल जो नारा लगाते हुए वो लोग गिरफ्तारी देने जाते थे। तो डेली गिरफ्तार होते थे। वो मतलब बात वही आ गई ना, मांगे से आती, उसको धर्म को ऐड कर दिया गया। और यही भिंडरावाले की मैं मानता हूँ सबसे बड़ी चूक या गलती। अगर वो भिंडरावाला धार्मिक व्यक्ति धर्म का ही प्रचार करता, तो आपको 100% सिख पूरे बनते, अमृतधारी जिनको बोलते हैं, हर एक की दाढ़ी होती, क्योंकि उनके भाषण, उनकी बातें सुनकर जिनके दाढ़ी कटाई थी, दाढ़ी रख ली, जिसने सिर के बाल कटाए थे वो भी केस रख लिए लोगों ने। मतलब इतनी जान थी उनकी स्पीच में। और जब नया नया आदमी को जाता था उस उम्र में, जैसे मेरी उम्र थी 17 साल थी, तो नया नया कोई भी जाता था वो तो यही कहता था, अभी संत जी काम बताओ, किसको मारना है, किसको ठोकना है, ये बताओ। मतलब इतना जोश भर देते थे लोगों पे, मुर्दा आदमी भी उठ के खड़ा हो जाता था, ऐसी शख्सियत थी उनकी। और जो अच्छी बातें हैं वो धर्म का अच्छा प्रचार करते थे। बचपन में ही वो गुरबानी पढ़ने लगे थे, और गुरु ग्रंथ साहब कहीं से भी कोई एक शब्द बोलता था, एक लाइन, और आगे वाली लाइन वो बोल देते थे, इतना उनको अभ्यास हो चुका था। धार्मिक अच्छे थे, ईमानदार थे, वहाँ था कोई पैसा घर नहीं दिया, अपने बच्चों को नहीं दिया, करैक्टर के बढ़िया थे। नहीं तो जितने भी लीडर हैं सभी के कोई ना कोई वीडियो आ ही जाती है किसी न किसी के सामने, बड़े बड़े नाम धार्मिक व्यक्तियों की आ जाती है, संत जो कहते हैं अपने आप को, तो लेकिन ये बात उनमें नहीं थी। और जो सबसे मुझे जो अच्छी लगी वो दलेर था वैसे आदमी। हाँ, ये तो है, दलेर आदमी की फिर वही बात आ गई, वो भी उसकी भी लोग कदर करते हैं पंजाब में खास करके। बट ये कहीं ना कहीं शुरुआत ऐसे हुई कि कांग्रेस ने उठाया, फिर वो कांग्रेस के लिए दिक्कत बन गया, तो फिर तिवाड़ी जी कर रहे थे हाँ, उनके बीच में, और उनके मर्डर कर दिया गया। तो ये मर्डर कौन करेगा जब वो कर रहे हैं एक दूसरे का, वो तो शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो भिंडरावाले के लोग उनका क्यों मर्डर करेंगे? ऐसा है, कुछ ताकतें ना इधर अंदर ऐसी बैठी थी जो डायरेक्ट आईएएस
ISI जो पाकिस्तान की एजेंसी है उनके संपर्क में थी। अच्छा। जहाँ तक कि जो हमारा उस समय जनरल सेक्रेटरी था हरमिंदर सिंह संधू, उसका भी डायरेक्ट लिंक था। और जिसका बाद स्मगलिंग में भी मर्डर किया गया था है, जिसका बाद में मर्डर किया उसी के गया, घर में। उसी के घर में। और एक बात मैंने पहले बताई है, उसका भाई अभी जिंदा है, बहुत लोग भी जिंदा है जिन्होंने ये चीज देखी हुई है। पाकिस्तानी स्मगलर इधर आते थे, रहते थे, कई कई दिन रह जाते थे दरबार साहब में, किसी को मालूम नहीं होता था। 84 से पहले 84 से पहले, क्योंकि बाढ़ दिन लगी थी ना तब, तो स्मगलिंग आम बात थी, बॉर्डर एरिया था। तो कई तो बिल्कुल गांव ही बिल्कुल जीरो लाइन पे है, वहां से तो कितनी नजर रख ले आदमी, नहीं रख सकते। अब भी होता है, अब बाढ़ लगी हुई है, फेंसिंग हुई है, फिर भी लोग निकल जाते हैं। तो स्मगलिंग तो होती है ना, वो तो सभी को मालूम है कि आज भी स्मगलिंग हो रही है और पंजाब के रास्ते ही हो रही है। तो मैं उस पे आऊँगा कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा था दरबार साहब के अंदर, गोल्डन टेम्पल के अंदर, क्योंकि आप वहाँ पे रहते थे तो आपको पता है कि कौन आता था, किस टाइप के लोग होते थे, क्या बातें होती थी वहाँ पे। पर आप चंडीगढ़ में थे, अच्छा अपना काम कर रहे थे, पढ़ भी रहे थे, थोड़े एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे, इस टाइप का एक्टिविज़म भी कर रहे थे, तो वहाँ से दरबार साहब आने की क्या कहानी है? ऐसा था कि हमारे कॉलेज में ना CID वाला आता था, मेरे पास इलीगल वेपन था। सबसे पहले तो उसने मेरे पिताजी को ही बताया कि आपके बेटे के पास वेपन है। कैसे आया आपके पास वो वेपन? वो तो मैंने डायरेक्ट मंगवाया था पाकिस्तान से। पाकिस्तान से मंगवाया हाँ, था? वो डायरेक्ट मंगवाया था। और जिन 2 आदमियों ने मुझे मंगवा के दिया था, एक की मौत हो चुकी है और एक अभी भी जिंदा है। कुलविंदर सिंह उसका नाम है, जिसने मंगवा के दिया था। उस समय ये आम बात थी, बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसके कुलविंदर सिंह मेरा रिश्तेदार, उसके संबंध उस स्मगलर के साथ थे जो जिसकी डेथ हो गई है। उसने उसको बोला भी ये रिवाल्वर मांगता है, इसको मंगवा दे। तो उसने भी एक बार मना किया, यार ये पढ़ने वाला है तो क्यों, होता है ये हम नहीं मंगवा के किसी और से मंगवा लेगा। तो उस समय ये 82 की बात है, 82 में मेरे पास रिवाल्वर अपना था, यानी कि भिंडरावाले से उनसे कुछ नहीं लिया था मैंने, खुद का था मेरा। तो ये मतलब आम बात थी कि वहां से वेपन लेके आना? आम ही बात थी उस समय। तो पैसे अच्छे देने पड़ते थे या कम में उस समय तो जो मार्केट चलती है, जैसे अब जो रेट चल रहा है, उस समय जो चलता था वही मिलता था मार्केट रेट पे? मेरे ख्याल 30,000 का लिया था शायद उस समय। हाँ शायद। तो पैसे कहाँ से आते थे? पैसे कहाँ से घर वाले तो देंगे नहीं 3,000 रुपए उस समय। 3,000 रुपए मतलब आज के 3 लाख। ऐसा हुआ, जब मुझे ज्यादा रकम की जरूरत होती थी ना, तो मेरे नाना जी काम आते थे मेरे। अच्छा। उनसे ये तो मैं बोल नहीं सकता था कि मैंने हथियार मंगवाना है या कैसे है, तो उनसे भी ले लेता था। और एक मेरा दोस्त भी था जो सोहाना गांव है, अब चंडीगढ़ में शामिल हो चुका है सोहाना, वहाँ के सरपंच हुआ करते थे 82 में अर्जन दास जी। हाँ। उनका सबसे छोटा बेटा, उसका नाम था सुरजीत, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। उनका अच्छा कारोबार था, ज़मीन भी थी, एक कपड़े की दुकान भी थी, पिताजी इतने बड़े गांव के सरपंच भी थे। थोड़ी उसने भी हेल्प की थी मेरी, पैसे दिए थे उसने भी लाने में, क्योंकि हमने रखना तो इकट्ठा ही था, सोसाइटी इकट्ठे ही 2-3 आदमी रहते थे, तो साझा ही था। बाद में जब मुझे पता चला कि वो रिवाल्वर चला भी उसी के पास ही गया, हुआ ऐसा भी मेरे पिताजी मेरी तलाशी ली 2-3 बार, तो मैं बाहर छुपा के चला जाता था, घर के अंदर नहीं लेके जाता था। एक दिन मैं ले गया, और जब मैं उठा बाथरूम में नहाने के लिए गया, तो मुझे याद तो वहीं आ गया, अभी रिवाल्वर आज काबू आ जाएगा। वही बात हुई, जब मैं वापस आया तो गायब रिवाल्वर। तो पिताजी ने तो जिक्र ही नहीं किया मैंने तेरा रिवाल्वर उठाया। और आपके पापा पुलिस में थे? हाँ पुलिस में थे।
तो उन्होंने तो जिक्र ही, तभी तो वो सीआईडी वाले ने मेरे पिताजी को बताया। अगर मेरे फादर सिविलियन होते, पुलिस वाले ना होते, तो मुझे वो सीआईडी वाला डायरेक्ट उठवा देता पुलिस से। तो ये वो सीआईडी रिस्पेक्ट वाले करता था। होते हैं मतलब कॉलेजों में उस समय तो? हर कॉलेज में होते हैं सीआईडी वाले, हर यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में तो शायद ज़्यादा होते होंगे, और कॉलेज में एक होता है। अच्छा। एक तो डेली आता है सीआईडी में। बाद में मैं उसको पहचानने लग गया था, पीछे है। तो मैंने अपने साथियों को बता भी दिया था, भाई ये सीआईडी वाला है, इससे जरा बचकर, इसके सामने कोई बात नहीं करनी। तो फिर क्या हुआ फिर उसके बाद? रिवॉल्वर का? नहीं, रिवॉल्वर तो हो गई। हाँ, वो तो बाद में मेरे फादर ने आप उसको चंडीगढ़ से बुलाकर कैसे? अच्छा, चंडीगढ़ से वैसे वो ऐसा ना, जब कुछ काम ऐसे हुए, जैसे मैं वहाँ देखा गया, कुछ लोग पहचानते, कुछ नहीं, बहुत लोग पहचानने लगे थे मुझे। कहाँ देखे गए? कुछ जैसे कोई काम हुआ, कुछ कई बार, बहुत काम हुए चंडीगढ़, किसी ने देख लिया होगा कहीं पर। तो कितने काम हुए होंगे? चलो आप ये तो नहीं बताओगे कौन कौन से काम किए आपने वहाँ पे, पर कितने काम हुए होंगे इस टाइप के जो आप कह सकते हो कि एंटी नेशनल? देखो, मैंने कभी भी आज तक गिनती नहीं की किसी भी काम की। अनगिनत थे मतलब जो भी थे चंडीगढ़ उस समय, 50, मतलब मैं 100? उनमें को तकरीबन इन्वॉल्व भी होता था किसी ना किसी तरीके से। अच्छा। डायरेक्ट नहीं तो उनकी सहायता, उनको रखना, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, सेफ लेके जाना, क्योंकि एक एक रास्ता मुझे मालूम था चंडीगढ़ का। खुद जैसे रिवॉल्वर थी, आपके पास बंदूक थी, तो कुछ चलाने का भी मौका मिला? कॉलेज में मैंने फायर किए थे। खाली या नहीं, खाली किए थे। कॉलेज में फायर किए थे, और वहां से फिर आपकी स्माइल तो कुछ और बता रही। स्माइल तो बता रही है, मैं पुलिस को तो वैसे मालूम है। अच्छा। कुछ ऐसा होता है, मेरा एक दोस्त है जिसका मैंने जिक्र कर दिया था एक बार, कि वो बर्तन में हैंड ग्रेनेड निकाल के ले गया था। वो आज बहुत बड़ा वकील है चंडीगढ़ में, और जब उसका नाम इंटरव्यू में आ गया, तो किसी वकील ने देखे इंटरव्यू, उसने उसी टाइम उसको भेज दी, आपका नाम आ रहा है। तो सभी वकीलों के पास चलेगी, सभी वकील मुझे भी जानने लग गए। अब बेटी भी वहीं पर वकील है, उनको मालूम है जो उसकी बेटी है। तो उस वकील ने मुझे एक बात कही थी, बेशक तेरे बारे में पुलिस को सारा कुछ मालूम है, लेकिन कुछ तेरे साथी, कुछ तेरे दोस्त कुछ इंडिया में या जहाँ विदेश में निकल गए उस समय, तो जैसा किसी भी काम का जिक्र करेगा तू, तो वो फिर फंसेंगे दोबारा। ये फौजदारी के केस कभी खत्म नहीं होते, तो ये तो राज मेरे साथ ही चले जाएंगे जो है। ठीक है। तो वहाँ पे काफी आपको दिक्कतें होने लग गई चंडीगढ़ में? हाँ, रेड होने लग गए थे। हाँ। 3 बार रेड हुआ मेरे घर। तो पुलिस एक तरीके से पीछे पड़ गई थी। तो आप फिर वहां से निकल के दरबार साहब। तो दरबार साहब में आप जैसे वहां से भाग के आए क्योंकि पुलिस आपके पीछे पड़ी हुई थी, ऐसे कितने लोग होंगे? अगर 100 लोग वहां पे थे, जो लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे, जो जिनको कमरे भी मिले हुए थे, उनमें से कितने होंगे जो इसी तरीके से वहां पे पहुंचे थे कि पुलिस पीछे पड़ी हुई है? 50% से ज्यादा ही होंगे। 50% से ज्यादा जिनके पुलिस के पास रिकॉर्ड थे, जिनके ऊपर केस थे, दर्ज थे बाई नेम, वो लोग थे। और वो सभी लोग वही नहीं थे जिन्होंने भिंडरांवाले के लिए काम किया। हाँ, ये मेरा अगला सवाल होने वाला था कि क्या वहाँ पे जो पैटी क्रिमिनल्स बोला जाता है, जो किसी ने फालतू में मर्डर कर दिया, किसी ने कुछ गलत काम कर दिया और वो वहाँ पे बचने के लिए आ गया, ऐसे कितने लोग थे? काफी थे। कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो? एग्जाम्पल नाम लेने की जरूरत नहीं है। ले सकता हूँ नाम। ठीक है। एक तो उस एरिया की बड़ी मशहूर शख्सियत है, अभी उनकी डेथ हुई है कुछ महीने पहले। उनका नाम था कुलदीप सिंह कोला। वो अपने गांव का सरपंच भी रहा। वो स्मगलर था बड़ा। तो स्मगलिंग के कारण उसको पुलिस परेशान करती थी, और वैसे भी अकाली लीडरों के करीब था। जो सरपंच है गांव का तो वो सियासी तो होगा ना। तो एक तो वो है, और दूसरा मैं वो नाम ले रहा हूँ जिसके बारे में लोगों को भी पता है। दूसरा जिसने सुरेंद्र सोढ़ी का मर्डर किया, छिंदा भी स्मगलर था। पोस्ट डोडे के उस पर केस थे।
वो भी वहाँ काट रहा था। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर रहता था वहाँ पर, बलजीत कौर। बलजीत कौर को, और कोई उसको रोकने वाला नहीं था, क्योंकि वो सोडी का बहुत करीबी था, सुंदर सिंह अच्छा, सोडी का। ये गर्लफ्रेंड थी या उसने शादी कर ली थी? शादी नहीं हुई थी, शादी गर्लफ्रेंड नहीं हुई थी। नहीं हुई थी। तो इस टाइप के बहुत लोग थे वहां पे। किडनैपर थे। और दरबार साहब के ना इर्द गिर्द तब सोने की, सुनारों की बहुत दुकानें हुआ करती थी। जब गलियारा स्कीम बनी है दरबार साहब के इर्द गिर्द, वो ढा दिए गए, घर भी ढा दिए गए, दुकानें भी, बाजार खत्म कर दिए गवर्नमेंट ने। और वहाँ जो उस समय 84 के करीब जो वहाँ सुनार थे, शायद ही कोई बचा होगा सुनार जिसने फिरौती ना दी हुई। एक को तो उठा के भी अंदर ले आए थे। अच्छा। उसको, उससे पैसे मांगे थे और उसने पैसे देने से मना कर दिया था, और उसको उठा के भी अंदर ले आए थे। फिर पैसे दे के वो छूटा, और सोना भी लूटा कईयों का। बैंक लूटनी तो आम ही बात थी। तो चोर, डकैत, स्मगलर सब टाइप के लोग थे वहां पे। अब तो मैं कहूँगा बलात्कारी भी थे बलात्कार भी हुआ है, वो भी कॉम्प्लेक्स में। आप वहीं पे थे उस दिन? हाँ, जिस दिन सुरेंद्र सिंह सोडी का मर्डर हुआ उस समय मैं वहीं था। उसकी कहानी बताइए। वो तो मैं बता चुका भी। सोडी और शिंदा दोनों दोस्त थे, और शिंदे की वो गर्लफ्रेंड थी बलजीत कौर। और जे शिंदा जो है, जे बैंक को लूटने के लिए ग्रुप के साथ गया हुआ था। इसका ग्रुप तो वहीं रह गया, जे अचानक अकेला वापस आ गया। उसके पास से क्या कारण है वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, फ़ोन नहीं होते थे उस समय। तो जहाँ तक कोई शक वगैरह उसको होगा या कोई बात भी होगी, अचानक वो बीच में छोड़ के वापस आ गया। और जब वो आया, जैसे क्योंकि ट्रेन से आया वो, और ट्रेन सुबह 6 या 6:30 बजे लगती है अमृतसर। और सोडी का मर्डर 8 बजे से पहले हो जाता है, शायद 8 बजे का टाइम होगा, इतना ही टाइम होगा। और जो साथ वाले कमरे वाले थे उनके उनके कहने के मुताबिक कि शिंदे की गैर हाजिरी में सोडी ने बलजीत कौर का रेप किया। जो उनके साथी कमरे वाले वो बताते हैं। तो शिंदे को फिर बलजीत कौर ने भी बताया, तो उसको गुस्सा आया इस बात पे। इसको यार मारी बोलते हैं ना। तो उसने जाकर बिल्कुल, होटल का नाम मुझे भूल गया, शायद सीता निवास था, कोई ऐसे ही होटल का नाम था। बिल्कुल दरबार साहब जो उधर सराय है, जहाँ नानक निवास था सारा, उसके गेट के सामने ही था वो होटल। वहाँ हम भी जाते थे पराठे वगैरह खाने के लिए कई बार। तो वहाँ छोटी ब्रेकफास्ट के लिए ही गया था। तो एक तो ये बताते भी उसका ही पिस्टल था, सोडी से ही पिस्टल लिया उसने देखने के बहाने। जहाँ सोडी ने उसको बोला भी ये मैं नया मंगवाया देखो, उसी से मर्डर कर दिया। एक ये बताते हैं लोग। दूसरा, शिंदे के पास भी अपन था, उससे भी वो मर्डर कर सकता है। और वहां से शिंदा फरार हो गया, उसको मार के। हाँ, उसको मारकर शिंदा भाग गया। और सोडी का मरना कोई आम बात तो थी नहीं, बड़ी बात थी। वो भी राइट हैंड ही माना जाता था भिंडरावाले का। ये 84 की बात है, 84 अप्रैल की, 84 हम्म, अटैक से कुछ ही देर पहले की, 1-2 महीने पहले की बात होगी, पुलिस डायरेक्शन अप्रैल के। की बात है। हाँ, अप्रैल की होगी। तो हड़कंप मच गया, शिंदे को ढूंढने आदमी निकल गए जहाँ जहाँ भी जा सकते थे। तो बलजीत कौर तो वहीं थी। अब जब बलजीत कौर को पता चला कि मार दिया सोडी को, तो वो अपने कमरे से निकल आई और चलाती हुई भिंडरावाले की तरफ जाने लगी कि हमने अपना बदला ले लिया, अपनी इज्जत का बदला ले लिया। ये उसके वर्ड थे। वहाँ से उसको उठा लिया, भिंडरावाले के जो साथी थे उन्होंने बलजीत कौर को उठा लिया। और कहाँ लेके गए हैं वो मुझे मालूम नहीं, लेकर इधर से ही गए हैं, हमारी तरफ से ही लेकर उस साइड ही गए हैं जहाँ पर भिंडरावाले का रहन सहन अकाल तक था, उस साइड में लेके गए हैं। और वही जगह थी उनके पास जहाँ उसको टॉर्चर किया गया। और टॉर्चर भी
हद ही पार कर दी टॉर्चर करने वाली। उसको प्रेस से भी लगाई गई गर्म करके, शिंदा कहाँ बताओ, और भी जो भी बहुत गलत तरीके से टॉर्चर किया गया। और ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई उस समय भिंडरावाले के होते हुए भी उसकी छाती तक काट दी गई। और उसने शायद सोचा था कि वो भिंडरावाले के पास जाएगी और बताएगी कि हाँ, ऐसे। वो उधर ही आ रही थी। हाँ, वो उधर तो ही बताने आ रही थी, बताने जा रही थी कि हमने अपनी इज्जत का बदला, हमने का मतलब शिंदा और मैंने दोनों ने बदला ले लिया। तो उसको लगा कि उसको तो शाबाशी मिलेगी, क्योंकि हाँ, जिस हाँ, तरीके से उसने सुना हाँ, था हाँ, भिंडरावाले के बारे में, भिंडरावाले भी हाँ इसको भी मुझे सपोर्ट करेगा, लेकिन हुआ उल्ट। ऐसी एक नहीं कई कहानियां हैं जहां पर ना फिर भिंडरावाले के प्रति थोड़ा सा और रवैया हो जाता आदमी का। एक तो ये होगी, दूसरी बड़ी घटना थी हिंदुओं के कत्ल, जो शुरुआत हुई है टिड़वा से। और ये आज तक कहते हैं कि वो एजेंसियों ने काम करवाया। फिर एजेंसी कौन थी? फिर भिंडरावाले एजेंसी थी, क्योंकि कत्ल करने वाले तो वही थे भिंडरावाले के साथी, जिनमें मेन सुरेंद्र सिंह सोढ़ी था। और तब भी आप गोल्डन टेम्पल में ही थे जब ये लोग गए थे, भेजे गए थे मारने के लिए? उस समय तो वो वैसे ही गया था, पक्का नहीं रहता था उस समय। अच्छा, वैसे गए हुए वैसे में गया था, कुछ 2-4 दिन रह लेता था। हाँ। कभी कभार। और जब मैंने मतलब जब उसमें मेरे गांव वाले का नाम आया ना, लाभ सिंह, उसका नाम तो सुखदेव सिंह था, सुखा, उसका शॉर्ट नेम लाभ सिंह था, जो भिंडरावाले में रखा था। और लाभ सिंह से जो अगले दिन मैंने बात की है बस वाली, पता तो चल गया कौन कौन गए हैं। वैसे बहुत लोगों को जिसको नहीं पता है कि ये ढिलवा कत्लकांड है क्या। हाँ, ये एक बस थी नाइट सर्विस की, जिसकी टिकटें बुक हुआ करती थी। पहले टिकटें बुक होती थी बाई नेम, तो सवारी फिर सीट नंबर भी मिल जाता था। तो ये नाइट सर्विस बस अमृतसर से चली थी, और इन्होंने 6 जनों ने लाभ सिंह के नाम से टिकटें बुक करवाई थी। और उसमें 6 में से 4 को तो मैं जानता हूँ, ये सुरेंद्र सिंह सोढ़ी, लाभ सिंह और सुखा, जिसको सुखा कक्कड़ भी बोलते हैं। कक्कड़ उसका गांव का नाम है, उसके नाम के आगे। और उसका असिस्टेंट था, उसका जो उसका खेती का काम उसके साथ करवाता था, उसका नाम था तूती। ढिलवा फिर वो तो सभी को मालूम है, रास्ते में इन्होंने ढिलवा गांव आता है, ये आता है जलंधर और ब्यास के बीच में। ब्यास, हाँ ब्यास से शायद अगला बड़ा स्टेशन जो ढिलवा का ही है, ब्यास से शायद 5-7 किलोमीटर होगा। हाँ, जलंधर अमृतसर रोड पे ही है। वहाँ पर बस इन्होंने किडनैप कर ली, एक साइड को ले गए, और वहाँ से हिंदू निकाले और उनको गोली से उड़ा दिया। 6 लोगों को मारा था। हाँ, तो बाद में बाकी सवारियां भी शायद वहीं छोड़ के जो बस लेके भाग गए थे, बस कहीं आवारा कर दी थी, बाद में खड़ी कर दी। तो मैंने लाभ सिंह से पूछा, ये क्या नया काम शुरू कर दिया? तो उसने बोला था, हमें तो जो ऑर्डर मिला हमने तो वो किया। तो ऑर्डर देने वाला कौन था? अगर ये एजेंसियों का काम है, इसका नहीं, मतलब ये तो सोढ़ी जो राइट हैंड मैन है, हाँ, वो भी इन्वॉल्व था ना, उसने भी गोलियां चलाई हैं। हाँ, उसी कांड में। और वो अगर वो कह रहे हैं कि ऑर्डर मिला, तो सोढ़ी किससे ऑर्डर लेगा? वही तो है ना बात, भिंडरावाले से लेगा ना, और किससे लेगा? और एजेंसियां मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है, उनकी तो खुद ही सरकार है। हाँ, कांग्रेस की सरकार ऊपर है, की सरकार वो अपनी सरकार के खिलाफ क्यों करवाएंगे? क्योंकि उसके अगले दिन तो उसकी सरकार चली गई, दरबारा सिंह को तो हटा दिया ना, वो भी कांग्रेसी था। इसके पीछे एक कारण ज्ञानी जैल सिंह ही बताते हैं। हाँ। ज्ञानी जैल सिंह सेंटर में खुश नहीं था। अच्छा। वो चाहता था मैं दोबारा चीफ मिनिस्टर बनूं पंजाब का। तो ये भी हो सकता है ना, फिर दरबारा सिंह ने कहा ऐसा कोई कांड करो पंजाब में बड़ा कि सरकार दरबारा सिंह की गिरा दी जाए। तो हुआ भी वैसे ही। तो इसके पीछे फिर सेंटर ही हुआ, एजेंसी फिर वही हुई सेंटर वाली। और किसके जरिए कराया गया वो भी फिर सामने आ रहा है, नाम भिंडरावाले का नाम ही आएगा, और किसका आ सकता है?
और ये तो 100% झूठ है ना, जो बोलते हैं एजेंसियों ने ये करवाया, उनमें संतों का कोई लेना देना नहीं था हिंदुओं के कत्ल में। ये ना एक मिसाल देते हैं मंदिर की, कि उनको मंदिर के लिए लोगों को जगह दी, मंदिर बनवाया भी, ये सच है, ये सही बात है। कौन सा मंदिर? ये मेहता चौक की बात है, जहाँ इनका हेडक्वार्टर था भिंडरावाड़े के जत्थे का। बाद में दरबार साहब आए हैं ना, तो पहले तो वही रहते थे, शायद 80-81 तक तो वही था इनका, बाद में परमानेंट दरबार साहब शिफ्ट हुए हैं। तो वहाँ पर कुछ हिंदुओं ने कहा भी हमारे लिए कुछ जगह चाहिए हमें मंदिर के लिए, तो भिंडरावाड़े ने जगह दी थी और मंदिर बनवाने के लिए फिर पैसा भी दिया था। ये बात भी सच है। एक चेहरा ये भी सा बड़े आता है और दूसरा भी आता है। और शरेआम भिंडरावाड़े की वो रिकॉर्डिंग पड़ी है लोगों के पास, जहाँ पर वो बोला इतने हजार हिंदुओं को काट देंगे हम, मार देंगे। ये भी रिकॉर्डिंग है ना। बिल्कुल है। तो फिर ऐसे ऐसे मतलब जब आप वहाँ पे थे तो आपके सामने भी ये इस टाइप की चीज़ें डिस्कस होती थी कि आज वहाँ पे मारना है, आज ऐसे करना है, तो आपके दिमाग में उस टाइप पे क्या चल रहा था? डिस्कस वहाँ पर ये कभी नहीं सी होती है, थे खुलेआम नहीं होता था। जैसे मान लो कोई काम मुझसे ही करवाना है, तो मुझे फिर अकेले को बुला के बता दिया जाता था भी ये काम करना है। वो बाद में फिर मैं सोचता कि इसमें मुझे कितने आदमियों की ज़रूरत है और मैं किस किस को साथ लूँगा। तो ये सब जो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे हो रही थी, 84 तो बहुत बाद में होता है, लेकिन ये 2-3 साल से चल रही थी इस टाइप की, जो क्रिमिनल्स आ रहे थे, 82 से ज़्यादा, 82 से आ रहे थे। तो क्या किसी पुलिस के प्रशासन की तरफ से या आर्मी की तरफ से या मतलब सिविल सोसाइटी की तरफ से, सिख समाज की तरफ से जो समझदार लोग थे, क्या वो कुछ स्टेप नहीं लेते थे? क्या वो बोलते नहीं थे कि यहाँ से निकल जाओ भिंडरावाले को, कि ये इतना गलत हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके के लोग आ रहे हैं, गुरु घर है, मतलब इतना सिखों का सबसे बड़ा होलीएस्ट प्लेस, बिल्कुल, और उसमें इस तरीके के लोग आ रहे हैं, इस तरीके के कांड हो रहे हैं जहाँ पे मतलब जो बताया भी नहीं जा सकता, तो ये कोई बोलने वाला नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था वहाँ पे? जो श्रोमणी कमेटी का उस समय प्रधान था ना, गुरचरण सिंह टोहड़ा, उसने कई बार कोशिश की थी इन लोगों को बाहर निकाला जाए, ऐसे आदमी इधर नहीं रहने चाहिए, लेकिन वो भिंडरावाड़े की शरण में चले जाते थे। भिंडरावाड़ा कहता भी नहीं, इसको कोई लाना नहीं है, तो फिर किसी को कोई नहीं लाता था। तो ये डर था उसका, बस डर था बिल्कुल 100%। और श्रोमणी कमेटी इनको निकालना चाहती थी। अच्छा। क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स है सारा श्रोमणी कमेटी के अंडर आता है। और क्या शिरोमणि अकाली दल जो है, पॉलिटिकल विंग जो है, वो भी उतनी ही कंट्रोल था उसका उस टाइम पे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ऊपर? ये अकाली दल बादल दड़े का ही कब्जा था। अच्छा, उन्हीं का था। तो उनको ये भी लग रहा होगा कि बादल अकाली दल का ही था। लेकिन जब तक वो जिंदा रहा वो प्रधान ही बनता रहा। शायद 35 साल उसने प्रधानगी की है। तो उसका अपना भी रुतबा था, बहुत बड़ा रुतबा था। तो लेकिन ये भी था कि भाई अकालियों को लगा होगा कि ये भिंडरावाला जितना उठेगा हमारी पॉलिटिक्स जो है उसको कमजोर कर रहा है ये, क्योंकि उनका डायरेक्ट कंपटीटर आ गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो इसलिए भी वो कह रहे होंगे कि निकल जाओ यहाँ से, एक ये भी होगा। वो तो चाहते ही थे अंदर से, वो तो सभी अंदर से, एक बादल या टोड़ा जो भी जितना है, ये तो वही सभी चाहते थे भी ये दरबार साहब से चला जाए, भिंडरावाड़ा भी चला जाए, इसके साथी भी चला जाए। वो तो कोशिश करते थे, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास हथियार थे, इनके पास कुछ नहीं था। हाँ, इनके पास वह नहीं, इनकी अपनी टास्क फोर्स है श्रोमणी कमेटी की, वेपन है उनके पास, लाइसेंसी श्रोमणी कमेटी के काफ़ी है इनके आदमी जो अपना करते हैं ये काम प्रोटेक्शन का। बिल्कुल, पर वो ज़्यादा बड़े खड़कू थे। वो तो ज़्यादा थे ना। हाँ, इनकी टास्क फोर्स है, लेकिन भिंडरावाड़े के सामने सबकी बोलती बंद हो जाती थी। तो अब कोई मतलब इस तरीके से पुलिस वालों ने भी ट्राई नहीं किया कि आपके मतलब, शायद अगर किया भी होगा तो वही प्रबंधक कमेटी के प्रधान को ही कहेंगे ना, टोड़ा साहब तक ही उन्होंने अप्रोच की होगी, तो तभी टोड़ा साहब शायद इसीलिए चाहते होंगे पीछे लोग जहाँ से निकल जाएं बाहर, लेकिन जबरदस्ती वो निकाल नहीं सकते थे।
अच्छा, ये बताइए कि वहाँ पे क्या ऐसा भी सिचुएशन थी, क्योंकि अगर इंटरनली शिरोमणि अकाली दल और इनके जो पॉलिटिकल रिलीजियस लीडरशिप है वो डर रही है भिंडरावाले से, तो क्या पुलिस वाले जो थे वो भी डरते थे? ऐसा है, पुलिस वाले इतने डरते थे, मैं मिसाल लाभ सिंह की दूंगा फिर। ये लाभ सिंह बस स्टैंड पर चौकी, पुलिस चौकी में होता था बस स्टैंड, तब ना हेड कांस्टेबल इंचार्ज होता था चौकी का। एक हेड कांस्टेबल था, तो 3 ये कांस्टेबल थे जो अपने चौकी में थे। बस स्टैंड के ऊपरली मंजिल पर चौकी होती थी तब, अब तो नया बन गया ना बस स्टैंड। ऐसा चंडीगढ़ में ना कोई कांड हुआ था, मुझे याद नहीं वो कौन सा कांड था। तो उसके अगले दिन मेरी वापसी हुई है नाइट सर्विस से, तब नाइट सर्विस चलती थी। तो ये लाभ सिंह ना अखबार लेके खड़ा था और मुझे देखते ही बोला, कराया तो कार्ड? मैंने बोला मैं तो लुधियाना से आ रहा हूँ, मैं तो चंडीगढ़ था ही नहीं रात कल। तो बोला यार मेरा मन तो बहुत करता है दरबार साहब जाने को, पर सुना है तुम लोग पुलिस वालों को मारकर गटर में फेंक देते हो उसकी लाश। मैंने बोला ऐसा नहीं है। बोला नहीं, कई पुलिस वाले गायब हुए हैं दरबार साहब में। हुए होंगे शायद, लेकिन मेरी नज़र में कोई केस नहीं है कि कोई पुलिस वाला मेरे सामने मारा हो, जैसा कोई नहीं है। तो बोला मन तो करता है, लेकिन तुम लोग ये काम मैंने तो कभी आज तक देखा नहीं है। फिर मैंने इसको बोला चल तू मेरे साथ चल, ये डर लगता है ना माथा टेकने। तो आधे रास्ते तक आया, ये वहां से मन बदल गया इसका। पर ये तो बहुत खुखार था उस टाइम पे तो। नहीं, उस समय कहाँ खुखार था, उस समय तो ये कांस्टेबल ही था। अच्छा, उस समय तो ये नौकरी कर रहा था। अच्छा, तब इसका वो नहीं था वो। हाँ, इनके तब ये लाभ सिंह नहीं बना नहीं, था, तब भिंडरावाले लाभ ने सिंह इसको नहीं, उपाधि नहीं दी थी। अच्छा, फिर वही आदमी का नाम सामने आ रहा है जिसने मुझे पाकिस्तान से रिवाल्वर मंगवा के दिया था, मेरा रिश्तेदार कुलविंदर सिंह, वो इसका दोस्त था। और ये दोनों मुझे बस स्टैंड से अजीत होटल ले गए, ये बाद की बात है, उससे कुछ देर बाद। अजीत होटल है सामने, उसमें ना इनका एक रूम पक्का रहता था, जैसा हमने रखा था ना गुरुद्वारों में। इन पुलिस चौकी वालों का एक रूम वहां पर पक्का था, वहां बैठकर ये दारू भी पीते थे और भी बहुत कुछ करते थे। ठीक है, वो इनका करेक्टर इतना बढ़िया नहीं था पहले। लाभ सिंह की जो बात कर रहा हूँ, दूसरे भी जो भी पुलिस मुलाजिम ऐसे ही उस समय होते थे, इन्वॉल्व सभी कामों में, नशे भी करते थे, सारा कुछ। चलो सभी नहीं, वैसे सभी तो मुंह से निकल गया, लेकिन जिनको मैं करीब से देखा मैं उनकी बात करता। अच्छे भी होते हैं, अब भी हैं। उस समय तक तो पुलिस जो थी ना वो सपोर्ट करती थी भिंडरावाले को, ऊपरले अफसर। अच्छा। और जब डीआईजी अडवाल का कत्ल हुआ तो एक तो ये आई बात सामने कि वो अंदर सीआईडी लेने आया था, ये कहाँ कितने आदमी, ये कितने हथियार हैं, कहाँ मोर्चे इन्होंने बनाए हैं। फिर पुलिस कोई एक्शन करना चाहती थी और इनको पता चल गया और इन्होंने गोली मार दी उसको। एक तो ये है, दूसरा नाम डीआईजी क्यों आएगा उसके हाँ, पास? इतनी तो फौज है वाली लोगों बात की, है, हाँ, इतने खुफिया लोग हैं उनके पास। और दूसरी बात आती है हरमिंदर सिंह संधू के साथ उसका नाता जुड़ता है कि वो डबल क्रॉस कर रहा था, पुलिस का भी आदमी था और भिंडरावाले का भी खास था। हरमिंदर संधू कहते हैं, बताते अच्छा, हैं अच्छा। डीआईजी उससे ही मिलने आया था। ओके। और जब डीआईजी का कत्ल हुआ ना तो एक दिन संधू को भिंडरावाले ने अपनी प्रोटेक्शन में रखा कि इसको कोई कत्ल ना कर दे, क्योंकि संधू का नाम आ गया था, डीआईजी उसी से मिलने आया। तो संधू सीआईडी देता, लेकिन भिंडरावाले को विश्वास था कि ये ऐसा आदमी नहीं है, और उसको बाद में भी इसीलिए मारा गया। उससे जलते थे लोग बहुत, ये भिंडरावाले के इतना करीब क्यों है, पढ़ा लिखा है, इस पर विश्वास क्यों इतना करते हैं। भिंडरावाले के जिंदा होते हुए भी उसको एक बार मारने की कोशिश की थी, वो भी उस दिन जिस दिन डीआईजी अटवाल का कत्ल हुआ है उस दिन।
विजय उससे मिलने आया है। और संधू का आईएस से भी नाता जुड़ता है। वैसे ये बात तो 100% सही है, पाकिस्तान से उसका नाता था। बात बीच में रहेगी, ये खुद स्मगलिंग भी करता था संधू और करवाता था अपने भाई से। इन्होंने क्या किया, एक बार पाकिस्तान से माल मंगवा लिया और जो उधर बेचना था वो नहीं बेचा, तो फिर पाकिस्तानी आए उधर से और संधू के भाई को उठा के ले गए पाकिस्तान उठा के ले गए। कोई इसकी पावर काम नहीं आई। और जो उधर के स्मगलर है ना पाकिस्तानी, मैं जिनको मिला हूँ काफ़ी को, सभी के ISI संबंध थे टोटल। एक भी आदमी मैंने ऐसा नहीं देखा जो ISI का ना हो। जो भी स्मगलर पाकिस्तानी मैंने ज़िंदगी में जितने भी देखे हैं, जितने समय मिला, तो ISI का प्रेशर भी काम नहीं आया। वो भी स्मगलर भी ISI के आदमी थे। तो उन्होंने बोला भी नहीं, जो इसकी रकम बनती है वो तो देनी पड़ेगी, फिर तुम्हारे भाई को छुड़वा सकते हैं। और फिर वैसे ही हुआ, इस संधू को देना पड़ा जो भी उनका पैसा था। और जब इसके भाई को बेचा है ना उन्होंने एक अलग ही बात कर दी। उसकी दाढ़ी मूछ बिल्कुल साफ करके और सिर पर उस तरह लगा के भेजा था, गंजा अच्छा। करके। हाँ, पाकिस्तानियों ने। विजय सबक है, याद रखना, आगे से कोई हमारे से हेराफेरी की कोशिश ना करे। अब एक और बात आ गई ना, भी स्मगलर थे और स्मगलर एंटी नेशनल भी गिने जाते हैं। जिस समाज विरोधी अंसर बोलते हैं इनको, ये तो समाज के लिए भी अच्छे आदमी नहीं है। तो बैठे कहाँ हैं? दरबार साहब, पवित्र जगह पे। चलिए, ये सब तो 84 में हो रहा था, 84 तक ये सब हुआ। उसके बाद हमने जो पिछले वाले एपिसोड में वो पूरा कवर कर लिया कि आप वहाँ पे आपने क्या किया, आप कैसे पकड़े गए, फिर आप पहली बार कैसे पाकिस्तान चले गए, वो कहानी हमने पूरी कवर कर ली है। लेकिन 84 में एक बहुत बड़ा एक और जो इंसिडेंट हमने डिस्कस नहीं किया था पिछली बार, वो है इंदिरा गांधी का जो मर्डर हुआ था। उस टाइम आप कहाँ थे और उस टाइम पे क्या हो रहा था? उस समय मैं राजस्थान में था, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में। गांव का नाम भी बता देता हूँ, 49 आरबी। तो BBC रेडियो चलता था हमारे पास। जब उनसे खबर मिली, सुनी हमने, तो एक मैं और एक जिनके घर में मैं रहता था, उनका छोटा बेटा, हम दोनों घर से खेत गए और खेत जाकर हमने फायर किए, जैसे खुशी मनाई। फिर इंदिरा ने अटैक करवाया था तो उसको मार दिया। तो जब अगले दिन ही मारकाट की खबर आने शुरू हो गई, सिखों का कत्लेआम हो गया, ये हो गया, तो फिर सोचा भी ये तो बहुत बहुत ही बड़ी गलती कर दी, क्योंकि सिख सिद्धांतों के भी उल्टा है वो कत्ल। सिख जिसके पास हथियार ना हो उसके पर वार नहीं करता, जो सिखों का मर्यादा है। और औरत पर तो बिल्कुल ही नहीं। पर ये मर्यादा इसमें एक नहीं, दो नहीं, 3 काम हुए। एक तो सिक्खी के उल्ट काम हुआ, नेथे पर वार, औरत पर वार, और सबसे बड़ा विश्वासघात। सिख विश्वासघात नहीं करते। उसने तो विश्वास करके अपनी सुरक्षा में रखे थे ना, मेरे सुरक्षा कर्मी हैं। बताते हैं, आपने भी सुना होगा, उनके बारे में इंदिरा गांधी को रिपोर्ट दे दी थी कि ये कुछ उन लोगों से मिलते हैं गुरुद्वारों में जो एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, लेकिन उसने कहा मुझे इन पर विश्वास है। एक बार हटा भी दिया तो उसने फिर बुला लेते। तो पर आपको नहीं लगता कि ये जो मर्यादा की बात है, ये 84 से पहले भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी? जिस तरीके से जो भिंडरा वाले हैं या उसके जो लोग हैं, पहले तो दरबार साहब की मर्यादा टूटी है ना, पवित्रता उसकी भंग हुई है, जिसको आज बेअदबी कहा जा सकता है। आज सबसे ज्यादा बेअदबी तो वही हुई है। और एक और ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। लोग उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। जो भी बात करेगा 84 की करेगा, 88 वाले की तो बात ही नहीं ना करेगा कोई, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। उस पे आएंगे, लेकिन वो 84 वाले पे फिर से जाते हैं, इंदिरा गांधी के कत्ल में।
और थोड़े दिन बाद ही मेरा पाकिस्तान जाना हुआ, और जो वहाँ पक्के आदमी बैठे थे कट्टर, तो उन्होंने मुझे बधाई दी इंदिरा गांधी के, बधाई हो इंदिरा गांधी को, जो पंजाबी में गड्डी चाड़ दिया, उन्होंने गड्डी चाड़ता सिंघा ने। क्या मतलब इसका? सिंघा ने गड्डी चाड़ता, ये उसको खत्म कर दिया। ओके। ये एक पंजाबी का मुहावरा है, किसी को मारना बोला इसको गड्डी चाड़ दो, गाड़ी पे बिठा दो, गड्डी चाड़ दो। अच्छा, वो सिंघा ने गड्डी चाड़ता ऐसा बोला। तो मैंने बोला ये एक को मार कर हमने कितने सिख मरवा लिए, ये कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं की। तो उनमें से कुछ बोला, कुछ नहीं, एक ही बोला था, मारने के सिख ते मरने के पापे। ये मेरी पोस्ट भी है फेसबुक पे, मारने के सिख ते मरने के पापे। मैं क्या की गल तुसी पापे नूं सिख नहीं समझदे? कहदा ਵਿਖਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਪੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। तो मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि मारने वाले तो हैं जाट सिख, हाँ जाट सिख, हाँ, और और जो मरने मर वाले रहे हैं हैं वो बप्पे हैं। बापे हैं। तो हमको क्या मतलब उससे? हाँ, अब से वो क्या फर्क पड़ता है? अब सोच किधर आई? ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे, अब मैं कैमरे भी कर रहा हूँ कि पंजाब में जाटों की संख्या कितनी है, लेकिन धर्म पर पूरा कब्जा जाटों का है, जट सिख का। और जब से हमारे पास ये कब्जा है ना धर्म का, तो धर्म का राम नाम सत्य ही होने लगा है। कौन सा काम है जो नहीं करते ये लोग? अब जो 10 सिख गुरु हैं वो तो सारे खत्री थे, सो कॉल्ड। हाँ खत्री थे, बट सो कॉल्ड क्या बोलेंगे उनको? उनकी जो इस भाषा में बोलोगे भप्पे, हाँ, फिर उनकी भाषा में तो वही है। हाँ हाँ बिल्कुल। तब तो सिक्खी को बढ़ाने में, उसको वाले पालन पोषण करने में, उसको सबको करने में तो उन्हीं का है। बिल्कुल, उन्हीं से शुरू हुआ है। और फिर जो आज जो देख रहे हो स्टेटस, वो किसका योगदान है? मुझे कई रिकॉर्डिंग मतलब ना दोस्त भेज जाते हैं। टिकटॉक चलता है ना इंग्लैंड, जहाँ अपने सारे देशों में चलता है, कनाडा में मेरा एक दोस्त है वो भेज देता है, और वहाँ पर वो बकवास करते हैं उनके खिलाफ, और गाली गलौज बहुत ही भद्दे तरीके से एक दूसरे को टारगेट करते हैं। और करते कौन? जाट सिख। ये दूसरे को तो आदमी नहीं समझते। हालांकि मैं भी खुद जट सिख की फैमिली में पैदा हुआ है, तो लेकिन नहीं, जब से हमारे कब्जे में आया ना धर्म, तो धर्म का सत्यानाश ही हो रहा है। 1984 में जो अटैक हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार, वो तो सिख बोलते हैं हम कभी नहीं भूलेंगे। भारतीय सरकार ने हमारे गोल्डन टेम्पल पे अटैक किया, और अटैक तो 1988 में भी हुआ, 88 में भी, उसको ऑपरेशन ब्लैक थंडर बोलते हैं। उसका दुख क्यों नहीं मनाते? ये दोगलापन नहीं है? क्यों नहीं मनाते, आपको क्या लगता है? क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक थंडर में जब पुलिस अंदर गई, तो उन्होंने जो देखा, जो लोगों ने भी देखा, बहुत लोग जिंदा भी हैं, मेरे से बात भी करते हैं कि हम खुद पैसे दे के आए थे। वहाँ पर अपने अपने कमरे, अलग अलग जथेबंदियों ने अपने ऑफिस खोल रखे थे, और अंदर से ही चिट्ठी डाल देते थे भी इतने पैसे दे दो। वो फरौती लेने का एक केंद्र बन गया था तब 88 में, और लोगों को अगवा करके भी रखा वहाँ, और वहाँ लड़कियां भी उसमें बरामद हुई हैं ऑपरेशन ब्लैक थंडर में। कोई भी आदमी उस समय का जिंदा है जो बता देगा वो क्या, उसका कभी नाम ही नहीं लेते। 84 का ही क्यों नाम लेते हैं? ये बात मुझे समझ नहीं आती है। ये दोगलापन ही है, और क्या है? 84 का तो याद है, वो तो बोले हम कभी नहीं भूलेंगे। और जब 88 का हुआ वो क्यों भूलते हैं? उसको क्यों नहीं याद करते? क्योंकि उसमें मान मर्यादा की धज्जियां बहुत बुरी तरह उड़ाई गई थी दरबार साहब की। और मुझे लगता है कि 88 में वो डॉक्यूमेंट भी करा था। हाँ जब बिल्कुल, पुलिस गई तो सारे फोटो लेके प्रूफ है, वो तो वीडियो अभी प्रूफ भी है। चलती है, कभी हाँ। यूट्यूब में निकाल के कोई भी देख सकता है, ऑपरेशन ब्लैक थंडर की वो आ जाएगी सामने। अच्छा ढिल्लों साहब, आपका ये पूरा हिस्ट्री रहा 80s का, जिसमें आप पाकिस्तान में गए, स्मगलर्स के साथ जाते थे और बहुत बार पाकिस्तान गए, राइट?
और उससे पहले एक क्रिमिनल हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं आपका था, चंडीगढ़ में जो आप करते थे। उसके बाद आप दरबार साहब में आ गए, वहाँ पे आप एक तरीके से खड़कू ही कह सकते हैं। हाँ, उस टाइम खाड़कू ही बोलते थे। हाँ, तो उस तरीके से बंदूक भी उठाई और चलाई भी, इंडियन आर्मी के खिलाफ भी लड़े। बिल्कुल। लेकिन एक फिर फेज आया जिसमें आप ट्रांसफॉर्म हो गए, आपको समझ में आ गया कि ये जो पूरा जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। हाँ। और उसकी पहली बनक तो शायद जब ढिलवा कांड हुआ था तभी आपको लग गई थी। और धीरे धीरे आदमी चेंज होता है, एक इंस्टेंस से तो चेंज नहीं होता। पर एक समय आया जब आप पूरी तरीके से मेन स्ट्रीम में आ गए। लेकिन आप, ये बाहर की बात है, घर से बाहर की बात है। आपके घर में आपने इतने अच्छे, आप बच्चे हैं आपके, वो सब वेल सेटल्ड हैं, वो कैसे अचीव किया? क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते होंगे जो इस तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं और इतना अच्छा आप जीवन जी रहे हो। तो ये कैसे मतलब संभव हुआ? और आपने अपने बच्चों को जिस तरीके से शिक्षा दी, वो मुझे लगता है कि वो बहुत अलग है तो ये अलग। लोगों को तो जैसे आपने सवाल किया है, मेरे पे किया है, भी मैंने शिक्षा दी, लेकिन उनको बच्चों को शिक्षा दिलवाने में सबसे बड़ा हाथ मेरे माँ बाप का है। बच्चे जब 5वीं क्लास कर लेते थे ना, उसके बाद 6वीं में उसको हॉस्टल में डाल देते थे ताकि वो माहौल से अलग रहे। मेरी बेटी बड़ी का एक बार इंटरव्यू हुआ था यूके में, किसी चैनल ने किया, मुझे चैनल का अब नाम नहीं याद, तो तब उसने क्लिप भेजी थी और मेरी बेटी से सवाल किया गया भी जब तुम्हारे पापा इन्वॉल्व थे तो पुलिस तो आती होगी, बोली आती थी, तब कैसे महसूस होता था? कहते बहुत बुरा महसूस होता था, पापा को घसीट कर भी कई बार ले जाते थे पुलिस वाले घर पे। और बच्चों पर इसका असर ना पड़े इसीलिए उनको हॉस्टल भेजा गया। 5वीं तक तो गांव में पढ़े हैं और जब 6वीं में सारे बच्चे हॉस्टल पढ़े हैं। और सबसे पढ़ाने में योगदान मेरी माँ का और मेरे बाप का ज़्यादा है, उनके कारण बच्चे अच्छी शिक्षा ले सके। और बेटियां मेरी दोनों अपने अपने फील्ड में मास्टर किया हुआ है। जो वकील है वो LLM है, और जो इंजीनियर है वो एमटेक है, उसने मास्टर किया है। और मास्टर भी यूके से करके आई है, कवेंट्री यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप लेके। अच्छा, और आपकी बेटी का आपने शादी जो करवाई वो एक हिंदू परिवार में करवाई? हाँ बिल्कुल। ये तो मतलब जो वो कैसे, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। सोच भी नहीं सकता, खास उस समय करके जब जाटों में। 80s में तो हाँ, आज भी नहीं सोच सकते। हाँ, जाटों में। पर आपने मतलब ये कैसे हुआ? जब बेटियां कॉलेज गई है ना, स्कूलों तक तो पता ही होता है ना, तो जब कॉलेज यूनिवर्सिटी बेटियां गई हैं तभी मैंने उनको बोल दिया था कि अगर तुम्हें कोई लड़का अच्छा लगता हो तो गलत स्टेप उठाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बता देना, मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। लेकिन ये नहीं सोचा था कि हिंदू बरादरी में शादी हो जाएगी, ये तो सोचा नहीं था। ये जैसे पंजाब का ही होगा कोई ना कोई। तो इतनी तो मैंने उनको थोड़ी सी छूट दी थी। हाँ, जब लड़के की पहली बार हम देखा दिखाई करने गए, उन्होंने अम्बाला से आना था, हमने गांव से चलना था, तो सेंटर में फिक्स किया भी लुधियाना सेंटर में आता है, तो लुधियाने मिल लेती हैं दोनों फैमिली, तो शाम को आराम से घर वापस भी चले जाएंगे। और लुधियाने में मेरा दोस्त है हरबंस सिंह कैंथ, उनका नाम है, बढ़िया दोस्त है मेरे। उनके घर में प्रोग्राम तय हो गया फिर इनके घर में मिलते हैं। तो मुझे जब उन्होंने बताया ना कि हम भी पंजाब के ही रहने वाले हैं, मोगा, तो जब आतंक हुआ था पंजाब में उस दौर में हम लोग जहाँ से शिफ्ट हो गए और दिल्ली चले गए, बाद में वो अम्बाला आ गए। और जब कारण पूछा गया तो कारण पीछे वही निकला, हमारे जैसे लोग थे जो उनको पैसे के लिए परेशान करते थे। बहुत रिच फैमिली है और हिंदू भी है, दोनों टारगेट हो गए ना। हिंदुओं से पैसा वसूलना तो अपना हक समझते थे ना, ये तो हिंदू है, हिंदू को तो आदमी नहीं समझा जाता था उस समय, तभी तो मारे गए कुछ हिंदू। और उनका क्या कसूर था, वो कौन सा उनको कुछ कहते थे। तो मैंने सोचा भी इनको बता दूं, कल मेरी बेटी को ताना ना दे। जब मैंने उनको अपने थोड़ी सी बताई ना स्टोरी, मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, भिंडरावाला का साथी रहा हूँ, तो अभी आप सोच लो भी अब रिश्ता करना है अभी भी मेरी बेटी से, मैं खुद उग्रवादी रहा हूँ।
तो जब मैंने ऐसी बात बोली ना, तो वो एकदम चुप हो गए, सारे एकदम देखने लगे। और मेरे दोस्त ने मुझे उठाया और कमरे से बाहर ले गया और बोला, आ गया ना तेरे बीच में जाटपुना, तूने सोचा ऐसे नहीं जवाब देना, ऐसे देता हूँ मैं, खुद ही जवाब दे दे। मैंने बोला ये बात नहीं है, मैंने तो इसलिए बताया भी कल को लड़की को ताना देंगे। तो उसने बोला, नहीं तू दलेरी नहीं कर रहा, दिल से नहीं कर रहा, वोदका थी शायद उसके पास। बोला, लगा पैग वोदका का, तेरे में दलेरी है। और मैंने कहा मेरी हाँ है, मेरी हाँ यस है। बोला नहीं, तो अंदर जाके उनके, मैं कहा मैं अंदर भी कह दूंगा मेरी हाँ है, जब वो तेरे सामने कह रहा हूँ। उनको कुछ नहीं पता। तो मेरे दोस्त ने अपने बेटे को बुलाया और बोला जा मिठाई लेके आ। मेरे दोस्त ने मिठाई मंगाई, मिठाई आ गई। बोला जी करो रिश्ता। और वहाँ पर हम वैसे तैयारी करके गए थे कि अगर सारा कुछ ठीक है तो जो शगन होता है वो, और उसी के घर में कर दिया शगन। मेरे मन में एक बार भी नहीं आया कि ये हिंदू फैमिली है, एक बार भी नहीं। और लोगों ने बोला आपको? हाँ, कुछ रिश्तेदारों ने मतलब इस बात पे एतराज किया था कि लड़का सिख तो होना चाहिए था ना, चाहे किसी भी जात का हो जाता, अगर तुझे जात पात भी नहीं, अब तो वो जात पात भी नहीं ना मानता, धर्म तो अलग रह गया ना, अब तो जात पात भी। अच्छा, जैसे पंजाब में ये हो जाता है कि मान लीजिए जैसे आप जट परिवार से हैं, तो कोई हिंदू जाट है, वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं शादी करना, या मान लीजिए कोई जट सिख है और कोई दूसरा जैसे खत्री है या कोई और उससे भी एससी आ गया, सिख है, एससी सिख है, तो उसमें शादी करना प्रेफर करेंगे या अपनी कास्ट में बेशक? कास्ट में अच्छा पहले बस तो जाट को ही देंगे। अच्छा, अगर ऑप्शन ये है, दो ऑप्शन है तो वो कि फिर एक तो, फिर सिक्की ऊपर नहीं आई ना, फिर तो जट हाँ फिर वो आ गई कास्ट जब आ गई, फिर तो वो, हाँ जात का मामला आ गया। ठीक। तो पहले तो फिर वही है। अच्छा, आपके पीछे भी वैसे आपने इतनी सारी कहानियां दी, इतने सारे इंटरव्यू आप दे और बेबाकी से बोलते हो आप, है ना, तो किसी ने आप पे ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं की? धमकियां बहुत आती थी, इतनी ज्यादा। फिर कहीं न कहीं से मेरा नंबर भी हासिल कर लेते थे, फोन भी आते थे, ज्यादा तो मैसेज फेसबुक पे धमकियां आती थी। और मैं हमेशा धमकी देने वाले को बोलता था कि तू आ जा, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा हूँ, बहुत देर से कर रहा हूँ। और जब उनसे मैं नहीं दबा तो अब धीरे धीरे धमकियां आनी बिल्कुल बंद होगी। कोई ऐसा था क्यों जो घर क्यों तक पहुंच गया हो मारने के लिए नहीं, आपको? आए थे दो लोग आए थे। अच्छा। आए थे, उन्होंने मुझे फोन किया था कि आप तुम्हें मिलने आ रहे हैं। तो मैंने सीधा ही फिर सवाल किया कि कैसे मिलना चाहते हो, मिलने के भी कई तरीके हैं ना, तुम किस तरीके से मिलना है? कहते आज तो बात ही करेंगे। मैं कहा बात करेंगे तो बेशक घर पे आ जाओ, अगर मैं घर नहीं मिला तो मैं खेत में हूँगा। तब मैं गाँव रहता था। वो दो लड़के आए और मैंने पूछ लिया कि किसी को बाहर भेज दिया था, भाई इनके पीछे तो नहीं है कोई? बोला नहीं, दो ही है जी, मोटरसाइकिल पे आए थे। और जिसको सत्कार कमेटी एक बनी थी पंजाब में, वो भी थोड़ा गर्म खून था, मर्यादा के नाम है, उन्होंने भी गुंडागर्दी की थी। एक तो उसका प्रेसिडेंट भी था उस जथेबंदी का, उस एरिए का, नाम भी ले देता उसका, जगरूप। तो मैंने जब वो आए ना, तो जैसे जफ्फी डाल के मिलते हैं ना, मैं देख भी लिया अब इसके पास हथियार नहीं है दोनों के पास। तो थे भी दुबड़े पतले दोनों, तो मैं थोड़ी ठीक था, मैंने बोला अरे मरता तो नहीं इनसे मैं बिना हथियार के। मैं अपने घर पे बैठक पे उनको ले गया, पानी पिलाया, चाय पी, मैंने करो बात क्या करनी है। उन लोगों के मन में जितने सवाल थे ना, मैंने सभी के बढ़िया जवाब दिए। और हैरानी वाली बात है, उसके एक हफ्ते बाद उस लड़के ने मुझे अपनी फोटो भेजी व्हाट्सएप पे, कटिंग करा ली उसने। मैंने बोला यार ये तो बहुत गलत किया, तू अपने धर्म में पक्का था तो पक्का रहता। बोला नहीं, आपकी बातों का असर हो गया। मैं कहा इतना असर हो गया मेरी बातों का? और जब मुझे मारने लिए क्यों नहीं आते? क्योंकि जब मेरी इंटरव्यू आती हैं उनमें गांव के नाम लेता हूँ, आदमियों के नाम लेता हूँ जिंदा के, जो अब जिंदा है, उन घटनाओं से जुड़े हुए हैं लोग, अभी भी हैं।
तो वो जब पता करते हैं वो सच निकलती है बात। झूठ तो मैंने कोई आज तक मेरे इंटरव्यू में इतने इंटरव्यू हो चुकी हैं, पता ही नहीं कितनी है, मुझे खुद याद नहीं है। एक भी किसी आदमी ने नहीं कहा कि ये बात इसकी गलत है, ये झूठ है, किसी ने नहीं। हाँ, वो दुष्प्रचार तो करना ही होता है ना, जो जैसे खालिस्तानी है उनके तो जो खिलाफ बातें जाएंगी। जैसे मैंने दरबार साहब के बारे में बताया कि वहाँ हर एक तरह का क्रिमिनल था, वहाँ पर किडनैपर भी थे, स्मगलर भी थे, बलात्कारी भी रहे हैं, सारा कुछ होता रहा। तो वो तो धमकियां देंगे ना भी हमारे धार्मिक स्थान के बारे में ऐसे कैसे बोलता है, लेकिन है तो जो सच है वो तो सच ही रहेगा, कैसे अब उसको निकाल सकते हैं। जैसे आपने इन 2 लोग जो आए थे उनका मन बदला, हम्म आप ऐसी जगह भी जाते हैं जहाँ पे आपको लोग बुलाते हैं कि हम्म हमारे बच्चे इस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं हम्म कि खालिस्तानी विचारधारा की तरफ जा रहे हैं, तो इनके साथ बात करो, ऐसा होता है? होता है। एमपी में एमपी में, एमपी में मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, वहां तक है ये बात? हाँ। और मैंने उनसे सब पहला सवाल ही मेरा यही होता है भी अगर खालिस्तान बढ़ जाता है, मान लो, वो तो पंजाब में बनेगा ना, और तुम लोग क्या करोगे? फिर इसका भी जवाब उनके पास नहीं है। और जब पंजाब वालों को मैं ये बोलता हूँ कि तुम बाहर वाले सिखों का ख्याल करो, तुम इधर कोई हरकत करते हो तो उन पर असर पड़ता है, तो पंजाब वाले कई मूर्ख मालूम है क्या बोलते हैं, वो वहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ ज़मीनें बेचे इधर आ जाएं। और आज मैं एक बात करने लगा हूँ जो मैंने आज तक नहीं की, ये भी जिंदा मिसाल है। मेरा एक दोस्त है हरियाणा में, पहेवे के पास, उसका नाम है पलविंदर खैरा। उसने एक नावल भी लिखा है, नावल का नाम है सुरजन, जो पाकिस्तान से उजड़ के आए थे लोग, उनके बारे में है सारा। और उसने फ़ोन पे मुझे बात कही, आज तक वो मिला नहीं, फ़ोन से हमारी बात बहुत लंबी लंबी, एक एक 2-2 घंटा भी बात हो जाती है। उसने मुझे एक बार बोला, बाजी बोलते हैं ना बड़े को, बाजी बाजी आप अब बाहर भी घूमते हो, दूसरी स्टेटों में जाते हो, देखा है ना लोगों का कारोबार? मैंने कहा देखा है। पंजाब से अच्छे हैं ना लोग? मैं कहा कई गुना अच्छे हैं, वो उनके पास खुली ज़मीनें हैं। बोला अगर उनको कल दोबारा मसला खड़ा हो जाए 47 वाला, 47 वाला, तो वो पंजाब उनको झेल पाएगा? मैंने कहा भी नहीं। कहता उनको तो छोड़ो, जितनी उनके पास मशीनरी है, ट्रैक्टर हैं, कंबाइनें हैं, कारें, गाड़ियां, जो भी है, पंजाब में तो उसको खड़ा करने की जगह नहीं मिलेगी। इतना पंजाब छोटा है तो इतने बड़ा उनके पास है। तो ये बात 100% उसकी सच है बलविंदर खैरे की, जो मैं देख के आया, 400-400 बीघा, 600 बीघा लोगों के पास ज़मीन है। पंजाब में तो चंद लोग ही हैं जिनके पास इतनी ज़मीन है, वहाँ पे बहुत लोगों को मिल चुका है जिनके पास इतनी ज़मीन है, 4-4 5-5 ट्रैक्टर है। और एक पीछे वीडियो बनाकर मैंने डाली थी शायद नवंबर में, एक ही घर में 8 ट्रैक्टर, कंबाइन, गाड़ियां थी 4-4-5 उनकी थी, उसकी मैं वीडियो बना के डाली थी भी कुछ समझो। एक घर की मैं ये स्टोरी बता रहा हूँ, मुझे ऐसे कितने घर है एमपी में। तो आपका भी मतलब एक तो पहले ही दिमाग तो पूरा चेंज हो गया था, लेकिन जब से आप पंजाब से बाहर घूमना शुरू किया है तब से और रेडिकल चेंज आया है। बिल्कुल फर्क तो पड़ता है ना। तो बाहर वाले सिखों की क्या, अब एमपी में जितने लोगों को मैं मिला हूँ उसमें से 95% बीजेपी को सपोर्ट करते। अच्छा। और पंजाब में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंजाब में जो सिख है ना वो बीजेपी की तरफ नहीं जाता, और वो सारे बीजेपी 5-10% है जो कांग्रेस के साथ है। एमपी की बात कर रहा हूँ मैं, और सभी बीजेपी का समर्थक है। ये भी बात तो देखो ना, कितना बड़ा माइंड चेंज है उनका। लेकिन आप ये सिखों की दुश्मन जमात मानते हैं उसको, ये सिखों की दुश्मन है। जब आप बाहर आए जेल से, तो ये जो खड़कूवाद जो था वो चरम पे था। हाँ बिल्कुल, 90s के अर्ली 90s में। हाँ। तो इन ये जो कुछ खड़कू जो लोग आपने देखे होंगे, उनका कैसा व्यवहार था, किस तरीके से वो गांव में और उनमें व्यवहार करते थे जिसकी वजह से लोग भी उनके खिलाफ हो गए थे? कई मिसालें हैं लेकिन मैं ज़्यादा 1-2 ही बता देता हूँ। एक, जिनके घर में भी जाते थे खाना तो खाते ही थे, उनके रात भी रुकते थे,
और कुछ लोग उनकी बहू बेटियों पर भी नज़र रखते थे, नज़र भी रखते थे, कईयों ने रेप भी किए हैं। उसकी मैं एक मिसाल अपने गांव के पास ही दे देता हूँ, और कोई उसको झूठा कह के बता दे, कोई भी सर्च कर ले, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरी तो कोई बात भी नहीं होती वैसे झूठी। मैं भाई ने गांव का नाम भी बताऊंगा, उसका भी नाम बताऊंगा। मेरे गांव से कोई 6-7 किलोमीटर दूर है गांव बोचियाँ। उस गांव का था एक दिलावर सिंह, मैं ये भी बता देता हूँ, उसने 188 बैच में ट्रेनिंग ली थी पुलिस की, जहान खेला सिपाही की, कमांडो भी था, कमांडो कोर्स भी उसका किया हुआ था। पता नहीं किस बात से वो इनके संपर्क में आ गया, उसने नौकरी छोड़ दी और बीटीएफ भिंडरावाला टाइगर फोर्स में वो शामिल हो गया। तब वो किसी लड़की को फोर्स करता था अपने साथ बातचीत करने के लिए, लेकिन लड़की उसको भाव नहीं देती थी। और जब उसके पास AK-47 आ गई तो ये गया उनके घर और लड़की को किडनैप करके ले आया, उसके साथ रेप किया, और बाद में तो लड़की को छोड़ दिया वैसे जिंदा। ये बड़ी मसाल है। बाद में उसको मारा भी गया और दूसरी पार्टी ने मारा, KCF वालों ने मारा। ये एक दूसरे के आदमी भी बहुत मारते रहे हैं। जैसे चढ़ाई हो जाती थी ना एक एरिया में, इसकी क्यों हो गई है, ये तो हमारा इलाका है, ये हमारे इलाके में क्या कर रहा है, इस वजह से भी इन्होंने लोगों को एक अपने दूसरे को मारा, काफ़ी लोगों को। शायद उतने ही पुलिस ने मारे होंगे, इतने आपसी इनकी जथेबंदी में मारे। इनके जैसे KCF थी, कमांडो फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स बोलते थे, उसके भी 2 धड़े बन गए। खालिस्तान, एक था वसन सिंह जफरवाल हो गया एक का चीफ, एक का परमजीत पंजवड़ चीफ। ऐसे आपके ही हाँ मेरे गांव का। अच्छा, एक KLO थी, खालिस्तान लिबरेशन कुछ ऐसा था, ऑर्गेनाइजेशन थी कि आर्मी थी, और एक BTF थी भिंडरावाला टाइगर फोर्स, और बब्बर खालसा। इनमें से अगर ये चुनना हो ना भी किसने अच्छे आदमी किस जथेबंदी में थे, तो वो बब्बरों का नाम सबसे ऊपर आएगा। जो बब्बर खालसा के लोग थे ना, उनकी आप कोई स्टोरी नहीं सुनोगे कि उसने किसी लड़की के साथ रेप किया हो, जहाँ किसी को पैसे के लिए किडनैप किया हो। हालांकि पैसे का जुगाड़ तो वो भी करते थे, बैंक वगैरह लूटा करते थे, लेकिन वो सरकार को नुकसान पहुँचाते थे। और एक तो बलात्कार की दिलावर सिंह की होगी स्टोरी, और भी कई ऐसी है जो लोग एक मेरे अच्छा चलो, लोग इनके खिलाफ हो चुके थे, लेकिन कोई डरता अप्रोच नहीं करता था, भी मेरा सारा खानदान खत्म कर देंगे अगर मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो। लेकिन ये अगर खत्म हुआ आतंकवाद, ये पुलिस ने नहीं किया, ये लोगों ने ही करवाया है। उन्हीं लोगों ने जो इनसे परेशान थे, जिनके घर में जबरदस्ती ठहरते थे, बहू बेटियों पर नजर भी रखते थे, किसी का मोटरसाइकिल नहीं छोड़ते थे। ये तो कश्मीर वाला काम हो गया। हाँ, जैसे वहां पे जो पाकिस्तानी आते हैं अरे वो तो पाकिस्तानी है ना, हालांकि वो तो अपने आप ही रखते हैं अपने घरों में, लेकिन उनकी बहू बेटियों के साथ भी कुछ वो करते हैं। होता है, कश्मीर की भी बहुत स्टोरियां आती हैं। तो ये तो वही हो गया था यहाँ पे भी। लेकिन ये कहना भी सभी ऐसे थे, सभी ऐसे नहीं थे, लेकिन उनके साथी तो थे ना। मैं अब बताता हूँ, खाना आपस में जे लोगों को मार रहे। मेरे ही गांव का था एक गरमेज सिंह फौजी, पंजवड़ ग्रुप का साथी था, पंजवड़ का ही था, और मेरी नज़र में चीफ बनने के काबिल भी वही था। वो आदमी पता नहीं फौज छोड़ के आया था, शायद फौजी था, जहाँ पेंशन आया था जब फौज छोड़ के आया था, लेकिन वो असूलों का बहुत पक्का था, वो ये काम नहीं उन्हें देता था। और जो परमजीत पंजवड़ का छोटा भाई है ना, उसका नाम लेते हैं लोग भी, उसने उसको मारा है या मरवाया है, हालांकि उन्हीं के ग्रुप होता है। ये अपने ग्रुप के आदमी को भी मार देते थे, और जो इनको रोकता था भी ये काम ना करो, ये गलत है। बेसिकली मतलब लोअर लेवल की क्रिमिनलिटी चल रही थी और कुछ लूटपाट तो थी ना आम ही। आम घरों में जाता, लोग ना अपना मोटरसाइकिल या स्कूटर पंचर करके हवा निकाल के खड़ा कर देते थे, कोई ले ना जाए,
अच्छा। खुद लोगों ने घर पंप रखे होते थे, जब आप जाना होता था तो पंप मार देते थे, जहाँ पेट्रोल की टैंकी खाली करके छोड़ देते थे। पर ये बिल्कुल। जब खालिस्तानी आते थे यहाँ पे रहने के लिए तो उनको जबरदस्ती ना दिया जाए ताकि हाँ हाँ हाँ, तो मतलब लोग परेशान थे तभी तो ये काम करते थे। नए ट्रैक्टरों की बैटरी निकाल के रख देते थे लोग, धक्का स्टार्ट कर देते थे ट्रैक्टर को। भी अगर धक्का स्टार्ट तो ये लेके जाएंगे ही नहीं। ये हाल था। हाँ, तो ये उस इसकी वजह टाइम से मारे गए सारे। बहुत लोग परेशान थे, हम्म। और कोई नहीं चाहता कि दोबारा ये दौर आए। और ये सारा कुछ किस काम नाम से हो रहा था? खालिस्तान के नाम पर। कोई रास्ते में शराबी मिल गया, उसको इसी वजह से गोली मार दी, तूने शराब क्यों पी, ऐसे खालिस्तान बनता है। कोई शराब के ठेके पर काम करता है, उसको मार दिया, तू शराब के ठेके पर काम क्यों करता है। कोई होमगार्ड का जवान है जिसके पास पावर ही कोई नहीं है किसी को गोली मारने की, उसको गांव आया, छुट्टी आया, कैसे आया, जा रास्ते में मेरा गोली मार दीजिए, होमगार्ड का है। जब पुलिस का कोई जवान छुट्टी आया, उसको गोली मार दी, तभी तो पुलिस फिर इतना गेस्ट हुई। बिना कसूर के लोग बहुत ज्यादा मारे इन्होंने। कसूरवार भी, मैं बोलूंगा कसूर भी किसका क्या था, किसको मारा? कसूरवार था कौन जिसको ये मारते? बेकसूर ही मारे अति गए। कर दी। हाँ, हद और अत, अत बोलते हैं पंजाबी में। और एक कहावत है, अत खुदा दा वैर। जब किसी चीज की अत हो जाती है तो वो खुदा से वैर हो जाता है, तो वो भगवान ही उसको खत्म कर देता है। तो यही बात हुई। पंजाब वाले परेशान थे, सभी लोग। जहां तक भी मुझे जब उठाते थे ना पुलिस वाले, वो मेरी सारी हिस्ट्री लिखते थे। मेरे सारे एक एक रिश्तेदार का नाम लिखा गया वहां पे। तुम्हारी माँ है, कितनी बहनें हैं, क्या नाम है उनके, जिनका कौन कोई सा लेना देना गांव नहीं है। था उससे। हाँ, सभी का सब लिखते परेशान थे। होते थे। हाँ, तो हुए हैं ना। जब राजस्थान वाला मेरा केस बना, जब मैं पाकिस्तान से आया उधर वापस, और जीप छीनी है मैंने, जो हमने पूरे पिछले वाले एपिसोड में कवर किया हाँ था। जीप छीनी है जब, तब 30 से 35 लोग उठा लिए थे पुलिस ने, मेरे रिश्तेदार, जिनका कोई कसूर भी नहीं था। वही था, किसी के घर में कुछ दिन रुका हूँ, किसी ने मेरे को भेजा, अब तू उस गांव चल जा, तो किसी एक घर से तो मैंने डीजल लिया था, उनको भी उठा लिया। तो इससे सब परेशान होके सब वो परेशान तो थे, रिश्तेदार भी परेशान होते थे। अच्छा, कुछ मसाले ऐसे भी हैं रिश्तेदारों ने ही मरवाए। कि पीछा छूटे इससे। हाँ, और एक तो मैं नाम नहीं लूंगा, वैसे जानता हूं मैं उसको, उसकी वाइफ का भाई था, उसने उसको मरवा दिया, वाइफ के भाई को, अपने साले को। नाम था, इनाम था उसके सर पर। और वो जो जिसने मरवाया वो पुलिस में था, और एकदम ही उसके मैंने स्टार देख लिया लगा हुआ, तो सारी बात निकल आई। फिर उसको मरवा के इसने एक स्टार दिया, हेड कांस्टेबल से। ये सही, ये भी हुआ है। ये भी होता था। जैसे दिलावर सिंह की मैंने बात बताई है, ऐसा ही एक खाड़कू फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव था, मखू एरिया में, मखू जीरा एरिया में था, जिसने एक कोड वर्ड रखा हुआ था, 315 बोर और 12 बोर। और जो लोगों ने दोनों चीजें देखी हैं वो आराम से समझ जाएंगे कि उसने ये कोड वर्ड क्यों रखा था। नहीं, कोड वर्ड क्या था, उसका मतलब क्या हाँ, है? मैं बताता हूँ। और 315 बोर जो बहुत लोग नहीं जानते कि 315 बोर और 312 बोर में अंतर क्या है। अच्छा, ये दोनों ही बंदूकें हैं। 315 बोर भी बंदूक है, उसको राइफल बोलते हैं। उसमें वो पीतल का कारतूस डालता है, जैसे सुरक्षा बलों के पास जो होती है, जो सभी राइफल होती हैं। और जब 12 बोर होती है, ये गन होती है, ये डबल बैरल, जिसको आप आपने देखी होगी, दनाड़ी बोल देते हैं। जो सिंगल बैरल भी आती है, एक नाड़ी भी आती है। और अब आ गई बोर की बात। 315 बोर का बोर जो होता है, उसकी जो बैरल होती है उसमें छोटा सा छेद होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और 12 बोर में काफ़ी बड़ा छेद होता है, उंगली अंदर, अंगूठा भी अंदर चले जाता है कई बार, तो उंगली तो जाती है ना बोर से अंदर। 315 बोर में आपकी उंगली नहीं जाएगी, मतलब थोड़ा टाइट होता है बोर। तो इसीलिए और उसने क्या
इसलिए नाम रखा था, वो कुंवारी लड़की के लिए 315 बोर यूज करता था, और जो मैरिड थी बच्चे वाली उसके लिए 12 बोर यूज करता था। कोड वर्ड रखा हुआ था। ये किसी के घर गए हैं, हाँ इसके घर में एक 315 बोर है और दो 12 बोर है, या जितनी लड़कियां कुंवारी हैं उनको 315 बोर, और जो मैरिड है उसका नाम 12 बोर रखा हुआ था। ये काम करते थे ये ये काम लोग। करते थे, जाता भी उन्हीं के घर ही था। उसका नाम भी बाद में बता दूंगा, मुझे याद आ गया तो। वैसे तो लोग ही बता देंगे, उस एरिए के अगर देखेंगे ना तो लोगों को मालूम है उसकी हरकतें, बहुत गंदी हरकतें थी उसकी। बताओ, मखू और जीरा ये एरिया में हालत एक्टिव थी था हैं। वो। हाँ, ऐसे लोग थे। अच्छा, हम पिछली बार जैसे आपके गांव में गए थे, हम्म, और वहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी कि जो बच्चे हैं वो घर से बाहर नहीं निकलते, हम्म, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही जो माहौल है हम्म, आज, हम्म। क्योंकि जो माँ बाप हैं उनको ट्रस्ट नहीं है कि हमारा बच्चा जो बाहर जाएगा, जैसे जो बहुत नॉर्मल होता था 30-40 साल पहले, 20 साल पहले, जब हाँ हमारे हाँ, बचपन में भी। अरे आधी आधी रात तक बैठे रहते थे, गप्पे मारते रहते बिल्कुल। थे। हाँ, और आज अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलने नहीं देते, निकलने क्योंकि देते। उनको ट्रस्ट नहीं है कि अगली गली में जाएगा तो वो कौन सा इंजेक्शन लगा देगा। हाँ, ये हालत हो गई। तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं पंजाब में, आज के गांव में ये हर सिचुएशन होगी, हर हाँ, गांव में यही हाल हाँ, है, हाँ, खासकर माहजा में। हाँ, माजा में तो ये, और अपने बच्चों को फिर वो बाहर भेज देते हैं जैसे ही वो थोड़े बड़े होते हैं, हाँ, वो देश भेज कि दे। यार यहाँ से निकलो। निकलो, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो नरक बन गया हाँ। पंजाब, हम्म। इससे ये क्या देखते हो, मतलब फ्यूचर क्या है? फ्यूचर बहुत ही अभी तो भयानक नजर आ रहा है। जो अब सिचुएशन मैं बताता हूँ, मेरे गांव के पास ही गांव है चबाल, और जब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ ना तो एक गली से मुझे गुजरना पड़ता है कई बार, सरकारी हॉस्पिटल जाना है। हम्म, उस गली में एक आदमी जटा बेचता था, अब शायद 5 से 10 होंगे। ये 5-10 गुना बड़ा ही है। और जो सरकार है हमारी, वो आई थी कि इसको ख़त्म करेंगे, और लोगों को भी यही आस थी कि इससे पीछा छूटेगा नशे से, लेकिन वो पीछा का छूटना उससे कम बढ़ गया। और एक खतरनाक बात आई है सामने, HIV पॉजिटिव बहुत निकल रहे हैं, हाँ, वो क्योंकि वो यूज्ड नीडल्स को यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि वही इन्होंने सुई यूज पुलिस कर वालों लेते ने हैं। सख्ती कर रखी है मेडिकल स्टोर वालों पर, हाँ। फिर किसी को सिरिंज नहीं देनी तुम। हम्म, जब सिरिंज नहीं मिलेगी तो एक सिरिंज से 8-8, 10-10 इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो हम्म, HIV तकरीबन जितने इंजेक्शन लगाते हैं ना, उनसे उनमें 90% तो HIV पॉजिटिव है, और वो कितने का घर खराब करेंगे। ये वो उनकी शादी होगी, उसकी वाइफ का भी होगा, बिल्कुल। बच्चों का भी होगा, जहाँ उनके वैसे किसी के साथ संपर्क रहे। अच्छा, लड़कियों की भी आजकल तो ये बात होगी ना, भी दोस्ती बराबर के है। नाम पे सब कुछ चलता है शादी से पहले ही। तो ऐसे लड़कों के साथ जो लड़कियों के संबंध है वो भी HIV पॉजिटिव हो जाएगी, और उसकी अगर किसी के साथ शादी होगी तो वो अगले घर भी HIV ले जाएगी। अरे बहुत भयानक कंडीशन है पंजाब की इस वक्त, हम्म, बहुत ही भयानक। और कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है। अभी तो नहीं दिख रही, अभी नहीं कोई नजर आ रही। कोई सरकार सख्ती करे तभी है ना, बॉर्डर पर तो नहीं कर सकती, वो तो BSF का काम है, लेकिन लोकल तो जो है वहां तो कर सकती है ना, गांव में तो कर सकती है पुलिस एक्शन अगर चाहे तो। सर, आखिरी में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जो जनरेशन है उसने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है ये सारा जो खाड़कूवाद और आतंकवाद और जो खालिस्तान का जो दिमागी जहर था, ये पूरा एक्सपीरियंस किया, इसके कॉन्सिक्वेंस जो थे वो भी झेले हैं। ठीक है। अब जो नए नए बच्चे आ रहे हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है उस फेज में क्या हुआ था, पंजाब कितने गर्त में चला गया था, उनको कोई आइडिया नहीं है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आप आज भी उस ख्यालों में हैं? पहली तो खालिस्तान की बात जो है ना, ये बातों में ही रहेगा, इसकी बात ही चलती रहेगी,
कभी ग्राउंड पे खालिस्तान कभी नहीं बनेगा, ना पहले बन पाया ना आगे बन पाएगा। ये तो बीच में से निकाल दे। खालिस्तान मांगते किस वजह से है? ये कहते हैं ना सिखों के साथ ज्यादती हुई, पंजाब के साथ ज्यादती हुई, पंजाब का भी नाम लेते हैं, सिखों का भी लेते हैं, धक्का हो गया। धक्का हो रहा है। हुआ कहाँ पर है धक्का, ये बताएं। अगर ये बोलते हैं कि सिखों को नौकरी नहीं मिल रही, अगर नौकरी मिली भी थी, जैसे उनका ही नाम ले लें दो का, जिन्होंने इंदिरा गांधी को मारा था, तो बाहर पंजाब से बाहर कौन इस पर विश्वास करेगा? दूसरी बात, कौन सा रैंक है जो पंजाबियों ने सिखों ने हासिल नहीं किया? कहाँ धक्का हुआ है? देश का प्रधानमंत्री सिख रहा, देश का सबसे ऊपर वाला जो ओहदा है राष्ट्रपति का, ज्ञानी जैल सिंह, वो सिख थे। फौज के जनरल, आर्मी के बहुत सिख हुए हैं, एयरफोर्स के चीफ सिख हुए हैं, रिजर्व बैंक का गवर्नर कितना बड़ा, वो भी मनमोहन सिंह जी रहे हैं, विदेश मंत्री कितना बड़ा मंत्रालय, उसमें सरदार रहे हैं, गृह मंत्रालय उसमें सरदार रहे हैं। किस में सरदार सिखों के साथ कहाँ जाती हुई है, कहाँ धक्का हुआ है? अगर हुआ, अब हुआ जहाँ 80 के बाद होने लगा है, तो वो तो एक्शन का रिएक्शन था, वो तो होता ही है, हर जगह होता है। अच्छा ढिल्लों साहब, आप जब युवा थे तब तो उनको संत मानते थे, भिंडरां वाले को। आज अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आपका ओपिनियन है, इतना सब कुछ दुनिया देखने के बाद, पढ़ लिखने लिखने के बाद, सारी बातें जानने के बाद, आप क्या कहेंगे आज? देखो, संत का तो आजकल फैशन ही हो गया ना, हर एक अपने आप को संत कहलवाना अच्छा समझता है। लोग कहते हैं मुझे कोई संत कहे, लेकिन जो अच्छाइयाँ थी भिंडरांवाले में वो मैंने बता दी आपको। और संत आदमी किसी का मर्डर नहीं करवाता, संत आदमी किसी को धमकी नहीं देता, वो तो बिल्कुल शांत भगवान का रूप होता है संत। तो उस हिसाब से संत नहीं, संत कहना ठीक नहीं है। अब मन नहीं मानता संत कहने का? नहीं, हाँ, मन नहीं है, क्योंकि काम भी देखने पड़ते हैं ना संतों वाले। इसलिए आपने अपना नाम असंत हाँ, इसलिए रखा। मैंने असंत रखा है, आगे आ लगाया है, या ये इंग्लिश का संत एर है, गया ये है। संत है तो मैं असंत मैं हूँ। असंत हूँ, हाँ, मैं मतलब कोई पिछले 8 एक साल से मैंने अपने नाम के आगे असंत लगाया, जब सोशल मीडिया का दौर आया, उसलिए। चलिए ढिल्लों साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए, हमको यहाँ पे होस्ट करने के लिए। बहुत अच्छी हवा पानी सब कुछ और बाजरे की रोटी चटनी के साथ आपने खिलाई, बहुत अच्छा लगा और इतना समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम मिलेंगे तो शायद हम स्टूडियो में करेंगे रिकॉर्डिंग। हाँ, मेरी भी कोशिश होगी भी नेक्स्ट आपको खेचल ना दी जाए, आप भी इतनी दूर से आते हो, टाइम बहुत लगता है। चलो, अब की बार तो आपका 6 घंटे का सफ़र था, पिछली बार तो शायद 10 घंटे से भी ज़्यादा लगे थे आपको मेरे तक जी पहुँचने के। जी। तो मेरी भी कोशिश यही होगी भी नेक्स्ट अपनी जो भी वार्तालाप होगी वो स्टूडियो में ही होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका भी धन्यवाद।